शायद से सर, या नहीं भी कर सकते हम। अरे ऐसा कैसे कर दोगे, फॉर्मेट होता है ना भाई। कोर्ट में कोई भी चीज़ जब आप फाइल करोगे तो उस पर्टिकुलर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है कि भाई शुरू के पहरे जो शुरू के 2 3 4 पैराग्राफ में क्या होता है, बीच में क्या होता है, उसके बाद में क्या स्टोरी होती है, ठीक है। जी और सर। उस लास्ट में जो क्या होगा, जूरिडिक्शन होगा, कोर्ट को ये बताएंगे कि भाई आप इसको सुन सकते हो, हमारा ये एरिया है। उसके बाद में प्रेयर होगी कि हम ये सूट को किस किस लिए फाइल कर रहे हैं, ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए। उसकी प्रेयर होगी, प्रेयर के बाद में फिर वेरिफिकेशन होता है, एक फॉर्मेट है पूरा। वेरिफिकेशन होता है, टेस्टेड होते हैं, साइन होते हैं, फिर एक एफिडेविट होता है। वो सारा एक क्या है, तुम्हारा एक फॉर्मेट होता है पूरा का पूरा। अब वो लेडी तो आपके पास आई, उसने अपनी कहानी सुनाई, अब वो चली गई। जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको लेने थे, आधार कार्ड वगैरह, जो एड्रेस वगैरह, जो भी चीज़ थी वो आपने ले ली। अब उसको आपको एक डाइवोर्स पटिशन बनानी है। तो उसको कहते हैं डाइवोर्स पटिशन, एक ड्राफ्ट करनी है आपको। अब कैसे ड्राफ्ट करते हो कि लैंग्वेज लीगल हो, जज साहब को सुनने में और उसको पढ़ने में इजीनेस हो, अपोजिट पार्टी जब उसको पढ़ेगा तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई बात ऐसी नहीं लिखी हो जो हमारे अगेंस्ट जा रही हो, कोई वर्ड या कोई सेंटेंस ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे अगेंस्ट हो, मतलब आप जिसके लिए आप लड़ रहे हो, वकील हो, ठीक है, और लीगल लैंग्वेज होनी चाहिए। उसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। अब जी सर। कहोगे सर ये कैसे सीख सकते हैं? इसका जी। सीखने का केवल एक ही मेथड है, जहाँ चैम्बर में जिसमें जो सीनियर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो ड्राफ्ट जो करते हैं या अपने जो मुंशी या स्टेनो वगैरह को डिक्टेट करके बोलते रहते हैं, मेन मेन चीज़ें बोलते हैं। वहाँ भी टाइपिस्ट होते हैं, उनको सारी नॉलेज होती है, वो खुद अपने हिसाब से उसको कर देते हैं। तो आपको वो सीखना है, ड्राफ्टिंग, लैंग्वेज, वर्ड, लीगल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, लीगल वर्ड में क्या उसको कहाँ पे वो चीज़ लगाना है, ठीक है। सिविल की अलग है, क्रिमिनल में वैसे तो क्रिमिनल में कभी ड्राफ्टिंग नहीं होती है, इसलिए मोस्टली वकील भागते हैं क्रिमिनल की। दिल्ली में जिनको इंग्लिश नहीं आती, क्रिमिनल वकील बन जाओ, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसको इंग्लिश आती है नहीं आती, ठीक है। और यदि आप सिविल के वकील बनना चाहते हो या कि बैंक वैंक के ऐसे पैनल वैनल जो ये मिलते हैं, इनमें काम करना चाहते हो जहाँ नोटिस वोटिस इशू करे जाते हैं, तो भाई 100% आपको प्रॉपर इंग्लिश और ड्राफ्टिंग आनी। अब आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, ठीक है, भाई 20 लाख रुपए उसने मुझसे ले लिए थे, अब हमें उसको नोटिस देना है। तो वो नोटिस ऐसा होना चाहिए क्योंकि उसी नोटिस के बेस पे सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा जाएगा। तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हम ही नोटिस भेज रहे हैं हमारे ही अगेंस्ट हो। तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। मान लो अनुज ने किसी को 5 लाख रुपए उधार दे दिए, और लोकल भाषा में तो ये होता है, 5 लाख इसने दे दिए, मैं तेरे को ना 5 लाख का 10% हर महीने देता रहूँगा, 5 लाख का 10% देता रहूँगा, 50,000 रुपये जो भी बैठेगा, 10% हो गया 1 लाख का 10,000, और वो तो ज़्यादा हो गया यार, मान लो साल का 15% या 20% हो गया, ऐसे करके तो मंथली देता रहूँगा। अब तुमने बोल दिया लोन देना जी, लोन कहते नहीं है भाई मैंने इससे लोन ले लिया, नॉर्मल भाषा में तो लोन ही बोलते हैं ना, भाई अनुज ने उसको 5 लाख रुपए का लोन दे रखा है। और वो अनुज आया अभिषेक के पास कि भाई भाई तू तो वकील है बढ़िया वाला, मैंने तो वकालत छोड़ दी, तो ऐसा कर एक नोटिस कर दे, मैंने उसको लोन दिया था, अब भैया
जो जो कहानी अनुज ने बताई, अभिषेक ने वो ड्राफ्ट करके नोटिस भेज दिया। उस नोटिस में इन्होंने लिख दिया कि भाई अनुज ने सो एंड सो पर्सन को 5 लाख रुपए लोन दिया था। अब या तो वो डर गया, जिसको नोटिस किया उन्होंने 5 लाख दे दिए। अब वो नहीं डरा, तो जो भी इसका प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपने केस फाइल कर दिया, नोटिस की कॉपी लगेगी। अब जब आपने केस फाइल किया, वहाँ भी तुमने लोन लिख दिया। जज साहब ने भी अपोजिट पार्टी को नोटिस कर दिया। अपोजिट पार्टी आके कहती है, अनुज से कहती है, जज साहब मैं जरा अनुज को क्रॉस करना चाहता हूँ, आ जाओ भाई। नो भाई, आपने इसको 5 लाख रुपए कैसे दिए थे? मुझे लोन दिया था मैंने तो इसको। बेशक आपने अकाउंट में ट्रांसफर करे, कैश दिया है, एग्रीमेंट बनवाया, कुछ भी है, तो अपोजिट वकील कहेगा कि जी तुमने लोन दिया था, तुम्हारे पास लाइसेंस है आरबीआई का कि आप लोन देने की अथॉरिटी रखते हो? अनुज कहेगा नहीं जी। तो अपोजिट वकील कहेगा जज साहब ये तो केस ही मेंटेनेबल नहीं है, लोन तो ये दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस केस को डिसमिस कर दिया जाए। अकॉर्डिंग टू लॉ और गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, अनुज तो लोन दे ही नहीं सकता, तो केस क्या हो गया? डिसमिस हो गया। अनुज के 5 लाख रुपए अभिषेक ने खो दिए, क्योंकि अभिषेक को ड्राफ्टिंग नहीं आती थी। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। जी सर। अब यदि ड्राफ्टिंग आती तो अनुज कह रहा था जी मैंने तो लोन दिया है, तो अभिषेक क्या लिखता? मुझे मैंने तो केवल इसकी फाइनेंशियल असिस्टेंट की थी, असिस्टेंस, लोन नहीं दिया था जी, फाइनेंशियल हेल्प की थी। हेल्प नहीं कह सकते, हेल्प का मतलब है दे दिया तो दे दी। यदि आप लिखोगे ना कि मैंने तो इसकी हेल्प करी थी 5 लाख रुपए की, मतलब 5 लाख की, तो अपोजिट वकील का जी हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता करना। सहायता तो दी थोड़ी, वापस थोड़ी दी जाती है। तो मैं मुसीबत में था, तुमने मेरा हाथ पकड़ के ऊपर, मैं गड्ढे में गिरा हुआ था, तुमने हाथ पकड़ के ऊपर उठा दिया, अब मैं तुम्हें गड्ढे में थोड़ी धकेल दूंगा। हेल्प कर दी तो कर दी, वो भी नहीं। तो ऐसे ऐसे वर्ड ढूंढे जाते हैं कि वहाँ पर कौन सा वर्ड फिट होता है, उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो यदि लिखता कि भाई 5 लाख की फाइनेंशियल असिस्टेंस की थी, और अपोजिट पार्टी ने ये प्रॉमिस किया था कि मैं 1 साल बाद में 5 लाख की जगह पर 6 लाख रुपए वापस करूंगा, इनकी फाइनेंशियल हेल्प के रिगार्ड में, तो कोर्ट में केस मेंटेनेबल होगा, जज साहब सुनेंगे भी और आप जीत भी जाओगे। इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में वर्डों का, सेंटेंस का बहुत बड़ी वैल्यू होती है, और फॉर्मेट का। इन 3-4 चीज़ों के ऊपर ड्राफ्टिंग होती है। बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। क्या होती है ड्राफ्टिंग? सर इसको वर्ड कैसे है? सर ये एक लीगल भाषा होती है, मतलब हमें लीगली करना पड़ता है, जो भी करना है एक लीगल वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं ड्राफ्टिंग में, जो जज साहब को भी समझ आए और जो लीगली हो कि उनको आसानी से पता भी लग जाए कि क्या कहने का मतलब है। और हमारे पर्टिकुलर वर्ड्स डिसाइड होते हैं। हाँ जी। पर्टिकुलर वर्ड्स डिसाइड होते हैं, हम्म वो ड्राफ्टिंग है। जैसे कि अब वो क्या होता है उसका, मेरे को याद आ रहा तो भूल गई मैं। जैसे आपका प्राइमा फेसी, ये भी तो है। नहीं आ रही, हाँ नहीं आ गई, नहीं नहीं, वो तो जज साहब के यूज है भाई। जो एफआईआर हुई है, इससे ये दिख रहा है कि भाई इसके अगेंस्ट में ये चार्ज और ऐसा बनते जैसे डीसी हमने लगाते, रेस्पोंडेंट, पिटिशनर, ये सब लगाते हैं, सब क्या है? लीगल वर्ड्स ही है। हैं। हाँ, ये फॉर्म, यही तो ड्राफ्टिंग हो गया ना। अब यहाँ पे हम ये हाँ, नहीं कहते ये कि वह, ड्राफ्टिंग हो गया। उसने नहीं पिटिशन कहेंगे को यहाँ हम पर हम। अवॉइड करते हैं, हमेशा अवॉइड करते हैं। पिटिशनर हुआ, रेस्पोंडेंट हुआ, कंप्लेनेंट हुआ, ये वर्ड होते हैं वहाँ पर।
कहाँ पे रेस्पोंडेंट होगा, कहाँ पे डिफेंडेंट होगा, कहाँ पर एक्यूज होगा, कहाँ पे पटिशनर होगा, कहाँ पर प्लेंटिफ होगा, कहाँ पर कंप्लेनेंट होगा, वो सारी चीजें लिखी जाती हैं। ये सारे लीगल वर्ड्स हैं लीगल। लोग उसको तो ड्राफ्ट लीगल मैगजीन का भी यूज करके बनाते हैं, जो जैसा बनाए जिसको जैसा पता हो। बिल्कुल स्टार्ट करें। आज तो बहुत वेट कर ली, कौन रह गया इम्पोर्टेंट पर्सन? सारे इम्पोर्टेंट है वैसे तो। भगवती प्रसाद है। चलो भाई स्टार्ट कर। अरे सिंह साहब द ग्रेट नहीं आए आज। देखो हम बात करें बेल। आज और कल में 2 से 3 क्लासों में बेल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, आज मैं कहीं चला गया था तो बहुत ज़्यादा सेक्शन है नहीं है। आराम से पढ़ना है, इसमें ना क्वेश्चनिंग करना मुझसे, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन करोगे ना उतना ही मुझे फ़ायदा रहेगा इसमें। और नहीं करोगे तो तुम्हारी टेंशन। देखो भाई, आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? जी सर। पीडीएफ दिख रहा है? ठीक है। प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। बेल एंड बॉन्ड्स के बारे में ये चैप्टर है। तो ये जो सेक्शन है हमारे पास में 478 है ये ना, ये 8 है ये यहाँ पर। देखो इन दी संहिता, दी संहिता तो आपको पता ही है। वैसे आपको ध्यान हो ना, बेल हम पढ़ चुके हैं पहले 140, 42, 45 समथिंग कुछ नहीं, 180, 85 जो सेक्शन थे ना, वो भी शायद बेल से ही रिगार्डिंग थे। आपको ध्यान होगा तो पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है और बहुत दिमाग की बत्ती खुलेगी। यही सेक्शन लगा के तो बेल फाइल करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो पहले जो थे 300 थे, 300 क्या था रेगुलर, 380, 382, अब 400 हो गया ये, है ना। बेल फाइल आज मैं बताऊँ ना, आज के बाद यदि आप ढंग से पढ़ लोगे ना, बेल फाइलिंग के बारे में किसी से नहीं पूछोगे। इतनी क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मतलब बकवास करेंगे आज इस पे। आपके जरिए बकवास है, मेरे जरिए अच्छी बात है। चलो बताओ आज सोनम क्या हो गया उसको, इतना बढ़िया टॉपिक है तब भी नहीं आई मम्मी। दिस संहिता मतलब BNSS है, ठीक है। अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज द रिक्वायरीज। चलो बेल के बारे में शुरू में तो पहले वाले में तो एक तरीका से डेफिनेशन टाइप की दे रखी है कि भाई बेल क्या है, वो क्या है, वो क्या है। तो ये पढ़ते हैं बेल। बेल के बारे में, बेल क्या होता है? मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। यदि कोई पर्सन किसी ऑफेंस में एक्यूज्ड है तो उसको रिलीज किया जाता है, मतलब छोड़ा जाता है फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द लॉ। जो लॉ की कस्टडी में है, अरेस्ट करने का मतलब होता है लॉ की कस्टडी में जाना, या तो पीसीओ पुलिस कस्टडी हो या जेसी हो,
दो चीजें चलती हैं, पीसी या जेसी। पीसी मतलब पुलिस कस्टडी और जेसी मतलब जेल। जेल नहीं होता वैसे, ये होता है जुडिशियल कस्टडी। जेल में जो जाता है जुडिशियल कस्टडी में जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बेल हम टिल लास्ट कब तक फाइल कर सकते हैं? लास्ट स्टेज क्या है बेल फाइल करने का? बयासी। अरे मैडम, स्टेज कौन सा है? लास्ट स्टेज तक कब तक बेल फाइल कर सकते हैं हम लोग कोर्ट में? सर जब तक जुर्म साबित ना हो जाए, और जब जुर्म साबित हो जाए उसके बाद तक नहीं हाँ, मिलेगी। जब तक वो कन्विक्टेड ना हो जाए, जब तक वो ट्रायल पर चलेगा या इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे, इंक्वायरी के स्टेज पे, ट्रायल स्टेज पे हम बेल फाइल कर सकते हैं। फ्री है, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 4 लगाओ, 10 लगाओ। आप सुप्रीम कोर्ट से मतलब डिसमिस हो गए, फिर आके तुम एमएम के पास ही लगा दो, कोई मनाही नहीं है बेल को सुनने के लिए। बात समझ में आई नहीं आई? अरे काली काली ना छोटी छोटी सी चींटी बहुत उड़ रही है पंख लगा के। ठंडी ठंडी इसलिए मेरा गेट चींटी आ रही है। अब हो गए हम दो चुप गुफा में बंद। बात समझ में आई? जी सर। चलो जी सर। अरे भाई ये कैसे वाइट आ रहे हैं? कौन सी इकोसिस्टम लगा दी कहाँ उसमें क्या उत्तराखंड में पहाड़ों पे? चलो, a certain condition imposed by an officer or court, including execution by such person of the bond or bail bond। अब बॉन्ड आपको हमने बहुत अच्छी तरीका से पढ़ाया था, यदि वो पहले से पता हो, जिसने क्लास ली होगी। और बेल बॉन्ड, बॉन्ड होता है, चलो आगे बताएंगे। बॉन्ड और बेल बॉन्ड, बॉन्ड पढ़ लेते हैं। बॉन्ड क्या पर्सनल बॉन्ड और उसमें बता रहे डिफरेंस क्या सर? बताएंगे ये आगे मतलब यहाँ बताएंगे। बॉन्ड मीन्स पर्सनल बॉन्ड, बेल बॉन्ड जब वही है। मीन्स ए पर्सन बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? पर्सनल बॉन्ड। एंड अंडरटेकिंग फॉर द रिलीजिंग विदाउट पेमेंट ऑफ एनी श्योरिटी। जहाँ बॉन्ड है ना, ये वाला वर्ड, वहाँ का मतलब क्या होता है? पर्सनल बॉन्ड। कि भाई मान लो एक्स व्यक्ति है, उसको चलो पीसी पे ले गए, पुलिस अरेस्ट करके लेके आई, वो था बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस। उसने बोला कि भाई ऐसा कर, तो बॉन्ड भर के दे दे हमें, हम तेरे को रिलीज कर देते। ठीक है जी। तो पुलिस ने एक फॉर्मेट होता है, पुलिस वालों के पास भी रखा रहता है, फॉर्म टाइप का होता है, फॉर्म ही होता है एक तरीका से। अरे जो जैसे पहले 107 151 लगाते थे ना हम लोग, वो सॉरी आईपीसी में, तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास एक बॉन्ड भरते थे। बॉन्ड जो मैंने एक बार भर के दिया था ना, ये क्या नाम है, अरे भेजा था हाँ 751 की जो बेल बॉन्ड होती है। ठीक है मैडम, वो 751 नहीं होता, वो बात बोलने में 751 है, 117 151 होता है वो। 751 151 होता है, 151 चालान। वो हम शॉर्ट में कहते थे 751। नहीं सर, 107 16 बोलते हैं। अरे मैडम, 117 151 होता है।
107 होता है, 117 होता है? 107-16 है। एक 117-151 होता है आईपीसी में। बीएनएस में भी ध्यान नहीं। ब्लूटूथ वाले भी जानते हैं 751 होता है, 751 में बंद है। हाँ हाँ बता तो रहा हूँ, बट पूरा नहीं बोलते ना। 117-151 होता है वैसे, वो पूरी सेक्शन होता है वो। तो उसमें हम केवल बॉन्ड भर के आते हैं, पर्सनल बॉन्ड भर दिया। उसमें जो लिखा होता है ना कि मैं ये शपथ करता हूँ कि जब जब पुलिस वाले मेरे को बुलाएंगे मैं आऊँगा, जब, और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो लॉ के अकॉर्डिंग हो, है ना। ये वो करके एक शपथ होता है, उसको बॉन्ड कहते हैं एक तरीका से। उस पर आप बस अपना साइन करके आते हैं, और वैसे 2 विटनेस के साइन करवाने होते, करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, वो दे देते हैं भर के, उसके साइन करा दो, बस जमा कर दो। वो होता है पर्सनल बॉन्ड। कोर्ट में भी कई बार क्या होता है, जज साहब ने मान लो बेलेबल जो ऑफेंस होता है ना, मान लो पुलिस ने पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके तो आ गई पुलिस, लेकिन उसको ना पर्सनल बॉन्ड पे नहीं छोड़ा। जब पर्सनल बॉन्ड पे नहीं छोड़ा तो उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब से कहा कि जनाब मैं जिस ऑफेंस में पकड़ा गया हूँ ये तो बेलेबल है, और ये तो मेरा राइट है बेल का। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं ना, वो राइट टू बेल होता है। वो क्या होता है, वो ध्यान रखना, राइट टू बेल उसका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसका, कि उसको बेल मिलेगी ही मिलेगी बेलेबल ऑफेंस में। तो राइट टू बेल हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने छोड़ दिया उसको। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब की अपना वो है, डिस्क्रिशन है कि भाई वो कहेगा चल ठीक है बॉन्ड भर के जमा कर दो और जाओ, जब जब कोर्ट बुलाएगा तुम आते रहना डेट पे। कह रहे हाँ जी आता रहूंगा। तो पर्सनल बॉन्ड होता है वो, मतलब जिस व्यक्ति को छोड़ा जाता है उसी व्यक्ति से अंडरटेकिंग ली जा रही है कि भाई तुझे आना है तो एक तरीका से लिख के दे दे हमें, मैं आऊंगा जी, यदि मैं नहीं आया तो मेरे अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई की जाए, जो भी XYZ है। उसको कहते हैं पर्सनल बॉन्ड। कितनों को पर्सनल बॉन्ड समझ में आया, कितनों को नहीं आया। मौका बहुत अच्छा है, पूछ लो भाई, एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। सर एक और बात समझा दीजिए। जब भी बुलाया जाएगा हम आएंगे, और हाँ ऐसे कोई काम दोबारा नहीं करेंगे। हाँ, एक तरीका से शपथ पत्र होता है कि जब जब नहीं दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें ये होता है कि जब जब कोर्ट बुलाएगा, मैं कोर्ट में या थाने में, पुलिस जहाँ भी मुझे बुलाया जाएगा मैं आऊंगा। ये तो एक शपथ पत्र की तरह हो गया। अंडरटेकिंग वही तो हो गई, शपथ पत्र अंडरटेकिंग वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आजकल ऑफिसों में चल रहा है बॉन्ड साइन करना, कितने टाइम तक तुम्हें जॉब करनी होगी, इस टाइप से। क्या चीज कह रही हूँ जैसे आजकल ऑफिसों में भी तो चल रहा है कि इतने टाइम तक तुम्हें जॉब करनी है, बॉन्ड वगैरह का चलता है। हाँ, वो जॉब बॉन्ड होता है। वो तो बाकायदा आजकल 100 रुपए के एफिडेविट पर लिखवा के वो लेते हैं ऑफिस वाले, तो बॉन्ड साइन करवा के पूरा एग्रीमेंट टाइप का होता है उनका। तो पर्सनल बॉन्ड का जो कोर्ट में या पुलिस वालों में, जो पुलिस वाले अंडरटेकिंग लेते हैं उसको कहते हैं बॉन्ड, जो केवल उसी व्यक्ति से लिखवाया जाता है जिसको वो रिलीज कर रहे हैं। और उसमें कोई पैसे वैसे नहीं रखवा रहे, कोई पैसे बैंक में जमा करा के सिक्योरिटी कुछ नहीं रखवा रहे, ना किसी की गवाही ववाही ले रहे हो, ना किसी का विटनेस ले रहे हो। उसको कहते हैं पर्सनल बॉन्ड। बॉन्ड को ही मतलब है पर्सनल बॉन्ड। भाई तू पीछे अंडरटेकिंग दे दे, कोर्ट जब जब बुलाएगा तू आएगा, बस। बात समझ में आई या नहीं आई? अभी भी बॉन्ड में किसी को दिक्कत है? बॉन्ड या पर्सनल बॉन्ड एक ही बात है ये, या अंडरटेकिंग?
नहीं सर, आ गया। भाई तुझे कब से लड़कियों की आदत पड़ गई? नहीं व्हाट बोलने यू की? मीन सर? लड़कियों की अरे पहले आदत पड़ नहीं गई, बोल। क्यों? लड़कियां ही बोल सकती हैं सर, लड़के नहीं बोलते हैं। आप हर चीज में लड़कियों को ब्लेम करते रहते हो। तो तभी तो इसको मैंने डांटा है। तुझे कब से फिर आदत आप पड़ गई? ऐसे क्यों नहीं। कहा? लड़कियों में ही होती है आदत, लड़कों में नहीं होती है ये आदत। अरे सर, मैं तो लिख के हटा था अभी अभी, इसीलिए। नहीं, वर्ड नहीं, पहले क्यों बोला ये बोल रहा हूँ मैं। सर आपने ये कैसे कहा कि लड़कियों की तरह सीख गया? लड़के नहीं बोलते हैं, किस वर्ड को कितने लड़के बोलते हैं बताएं आपको। भाई पर मुझे ऐसा तो इसलिए कुछ नहीं है कि क्या नहीं लगाती है पहले। क्या चीज? लड़कियों की तरह का क्या मतलब है ये? हाँ सर, सीधे लड़कियों को टारगेट करते हैं कि लड़कियों की तरह बोलना सीखे, बस लड़कियों में ही है ये साथ, ये क्या कहते हैं, बुरी गलत चीज लड़कों में नहीं होती है क्या? भावना मैडम कभी नहीं सुन सकते? आप लड़कियों के बारे में ऐसे बोलते हो। सर वाकई में लॉजिक समझ नहीं आया तो लॉजिक समझाओ। नहीं तो मैं भी तो कभी नहीं बोलती ना सर, फिर भी ऐसे सर लड़कियों को क्यों कहा कि लड़कियों की तरह बोलने लगे हो? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे कहने से मुझ पे क्या असर पड़ेगा? लड़कियों को टारगेट क्यों करते हो सर, ये बताइए। सर नहीं एक फर्क मुझे पड़ेगा। हर सर चीज एक में फर्क पड़ेगा। लड़कियों को ब्लेम करते हो, हर हाँ चीज में बताओ। लड़कियों को ब्लेम करते हो सर आप। हम भी अपने आप को बस गिल्टी वाली में फील करने लगते हैं सर, कि हम गलत नहीं है। सर पता है क्या है? हाँ हेलो। हाँ जी ये हाँ सर जी। ये बोलते तो है नहीं, 2-3 जने हैं, हाँ ठीक है सर, इसमें लड़कियां लड़कियां बोलती है, तो एटलीस्ट आज बोले है ना, आपने इन्हें टोक दिया तो वो आगे अपना माइक बंद ही कर देंगे कि वो बोलेंगे ही नहीं। नहीं, मैं घर पे जाके ठोक देता हूँ, दूर थोड़ी है, जाऊंगा। ये तो मैं 10 मिनट की दूरी पर है। समझ आई क्या? भावना मैडम, आप कुछ भी बोलो, हिचकिना कर देना आपने। मेरे को बहुत गुस्सा आता है सर, कोई लड़कियों के पीछे हाथ धोना पड़ जाता है। मुझे किसी ने हर बहुत चीज में सारी लड़की थोड़ी, हर बचपन चीज में से। लड़की थोड़ी ना गलत होती है सर, हर आदत अरे में सुन लो लड़की पहले, अब गलत होती बहुत हो गया। है। बचपन से लेकर आज तक मुझे ना बहुत एडवाइस दी, सीपी सिंह अपने लुक को ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इसको मान ले, इसको कर ले, ऐसे कपड़े पहना कर, ऐसे मत पहना कर, मतलब प्रोफेशनली तुम अधिकतर रहते हो, पैंट शर्ट जीन्स टी शर्ट, बाहर निकला तो कभी जीन्स वीन्स स्पोर्ट जूते वूते पहन के निकला करो, कुछ स्टाइल। मैंने आज तक किसी का कोई कहना नहीं, जैसा भी मैं हूं ना ऐसा ही हूं मैं, और मैं हूं तो हूं, और विद सर प्रूफ के साथ हूं। हम भी वैसे ही हैं सर, सुन आप लो, भी बुरा मत मानना। सुन लो, मैं बुरा तो मैं तो मानता ही नहीं। मैं तो बुराई नाम की चीज तो, देखो जितने गुप्ता लोग होते हैं ना, गुप्तार पंडित, बड़े लोग जितने भी हैं, बड़े बड़े जिनके शोरूम होते हैं ना, भाई साहब कुछ भी कर लो उनसे, कितनी गाली दे के आ जाओ, कुछ भी कर लो, वो तुम्हें उल्टा बिल्कुल नहीं बोल सकते। उनको पता है यदि मैं इसको भी लड़ूंगा तो 4 कस्टमर और खड़े हुए हैं मेरे, वो भी भाग जाएंगे, ये बड़ा बदतमीज आदमी है यार। तो वो लक्षण मेरे अंदर है, मुझे कोई किसी से गुस्सा नहीं। हाँ, मैंने केवल अपने फोन में मुश्किल से 15-16 नंबर ब्लॉक कर रखे हैं, और जो पर्सनल लोग हैं उन लोगों में से 15-16 लोगों के नंबर ब्लॉक कर रखे हैं, जिन्होंने मेरे साथ में चीटिंग करके भाग गए, क्या बस वो भी इसलिए कि बाय मिस्टेक मुझसे कॉल ना लग जाए उनको। तो सर आप भी कॉल तो लग सकती है, कोई तो नहीं कर सकते आपको। नहीं, पहले ब्लॉक करा फिर डिलीट कर दिया, ब्लॉक लिस्ट अभी भी, मतलब ब्लॉक करके डिलीट कर दिया। तो बताओ, जब वो कॉल करेंगे तो ब्लॉक में आएगा, पता नहीं मेरे सिस्टम, मेरे पास कभी कॉल आया नहीं ना, मेरे फोन में अब नंबर है उनके, मुझ पे कोई असर नहीं पड़ता। आप मुझे मुंह पे गाली दे जाओगे तब भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें इतना ढीठ इंसान। अब तो गाली देंगे ना। लेकिन जो मुझे बुरा लगता है ना वो मैं बोलता हूँ, तब तक बोलूंगा कुछ सुधरे या भाग जाए, आई डोंट केयर। हम भी ढीठ है, भागने वाले ना है, हम भी लड़ेंगे बराबर। हाँ चलो जी, बेल बॉन्ड क्या है जी? इसके जो सेक्शन है वो आगे पीछे हो रखे हैं। इसके
ये जो 4 जो आप जो पढ़ा रहे हो, ये हमारे में हाँ तो इस 478 है। हाँ तो 470 80 तो पढ़ा रहे हैं हम, लिख तो दिया 478। सर एक सेक्शन आगे चल रहा है हमारे ये यहाँ सर जी में हाँ, अंडरटेकिंग का मतलब बता दो सर एक बारी। अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि भाई तुम मेरे पास आओ और तुमने एक कागज पर लिखा, ऊपर लिख दिया अंडरटेकिंग, मैं ये अंडरटेकिंग देता हूँ कि मैं 15 दिन के अंदर में सो एंड सो फीस सीपी सर को या 50,000 रुपये सीपी सर को दे दूंगा। अब यदि अब आपने अंडरटेकिंग दी है ना, आपने साइन कर दिया उस पर, 15 दिन के अंदर वो 50,000 रुपये तुमने मुझे नहीं दिए तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। तो जिनने अंडरटेकिंग दे रखी 15 दिन के अंदर अंदर में तुमने मेरे को पैसा देने थे, इन्हें नहीं दिए, इस पर केस करो जी। अब उसका मेरा जुर्माना दो, मानसिक प्रताड़ना हुई मेरे को, ये हुआ वो हुआ, सारे सेक्शन लगवा के तेरे अगेंस्ट में केस कर देंगे। अंडरटेकिंग का मतलब होता है लीगल वचन दे रहे हो आप, बॉन्ड कर रहे हो, ये लीगल शब्द हो गया ये। जी सर। ठीक है, जी सर। वो तुम्हें करना ही करना है। और अंडरटेकिंग जो होती है ये लीगल वर्ड होता है, लीगल में आता है। गांव में कहते हैं वचन दे वचन, खामा की कसम। हाँ वही अपनी होता माँ है के सर, कोर्ट भी कसम खवाती है एक तरीके से, लेकिन लीगल वर्ड में अंडरटेकिंग की कसम। हाँ, वो बॉन्ड। कोई भी ऑर्डर खास तौर से बेल या रिलीज का ऑर्डर करती है तो उसमें कुछ कंडीशंस लगा देती है, जो कंडीशंस अंडरटेकिंग के रूप में देती है वो एक्सेप्ट करवा के। हाँ, वो होती है माँ कसम, खामा कसम। मेरा बेटा पढ़ाई में कसम खाता है फिर वैसे काम करता है। और कोर्ट में जो होती है वो होती है जस्सा की कसम। मैं तुम्हारी कसम, उसके बाद फिर लड़ेगा। हाँ ऐसे ही, वही वाला। कि जस्सा तुम्हारी कसम, हर तारीख पर आएंगे। और जिस दिन तुमने कसम तोड़ दी उसी दिन जस्सा जिस दिन तुमने कसम तोड़ दी उसी दिन जस्सा तुम्हारे वारंट कर देंगे। साहब की नहीं होती है, माँ कसम की होती है वहाँ भी। चलो खा माँ कसम, तू आएगा अभी अगली डेट पे। तो वो होता है बॉन्ड बनना, भाई तूने अपनी माँ की कसम खाई है। माँ की नहीं, कोर्ट में चलती थी उसकी, गीता की, कुरान वगैरह की, टीवी में आज भी वही दिखाते हैं। तो वो तो मैं ना थोड़ी है वो तो 90 शपथ दिलाते हैं ना सर, कोर्ट में धर्म से खिलाते हैं ये धर्म। तो शपथ 90 मामले में खत्म कर। अब तो कसम दिला देते हैं, अब कहते हैं अगर हिंदू तो कह देते अपने भगवान की कसम खाओ, और मोहम्मद में तो बोल देते अपने खाओ अल्लाह की कसम। तो सही कह रहे हैं, बस इतना बोलते हैं तो सब। अरे नहीं, कोर्ट में कहते हैं धर्म से कहो कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, वो कहते हैं, वो करवाते तो हैं क्रॉस लेने से पहले। पूछते हैं लेकिन भगवान के उसी की खवा देते हैं। गीता वीता पूछ लेके आता, मैंने तो देखी ना किसी कोर्ट में गीता कुरान। गीता नहीं ले आते, गीता नहीं वैसे खिलाते, धर्म से कहो कि बोल देते हैं, क्योंकि जैसे मोहम्मद लोग उसका अल्लाह को मानते, बोल देते हैं अल्लाह की कसम खाइए, आप जो कहेंगे सही कहेंगे। अब नहीं चल रहा मैडम, पहले चल रहा है, टीवी में चल रहा था, आज तक कोई चल रहा है ना टीवी में कहने पे, बाकी वैसे नहीं है। नहीं मैं तो कोर्ट की बता रही हूँ, जो कोर्ट में चल रहा है इस टाइम पे भी, इस वक्त जो कोर्ट में चलता है वो यही चलता है, भगवान की कसम और अल्लाह की कसम। अच्छा मैंने तो देखी नहीं अभी, मैं जितने दिन गई हूँ। मैडम हमने तो करवाई है। अच्छा धर्म से सच बोलो। हो गया, आगे चल। धन्यवाद। देखो अब बेल बॉन्ड क्या होता है, अब यहाँ पे बेल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जब उससे अंडरटेकिंग ले रहे हैं ना, तो अंडरटेकिंग के साथ साथ में उससे कुछ पैसे भी जमा करवा रहे हैं, एक तरीका से श्योरिटी के रूप में, पेमेंट ऑफ द श्योरिटी, कि भाई 10,000 रुपये यहाँ पर 10,000 की श्योरिटी जमा करो। अब 10,000 की श्योरिटी क्या होती है, दो विटनेस, साथ में दो विटनेस मंगा लेते हैं, है ना, जो श्योरिटी जो होते हैं ना, श्योरिटी, दो श्योरिटी मंगाते हैं अलग अलग। तो एक को मान लो आर को मंगा लिया, एक को मान लो एस को मंगा लिया, राम और श्याम को दोनों को बुला लिया। अब हम बिल किसकी ले रहे हैं, एक्स की ले रहे हैं,
तो 10,000 रुपये का ये अपने नाम से बॉन्ड बनवाएगा, ध्यान रखना। ये जो एफडी बनवाएगा ना, फिक्स डिपॉजिट, ये जो राम अपने अकाउंट में अपने नाम से 10,000 रुपये की एफडी जमा करके आएगा, और श्याम सेम 10,000 रुपये की ये अपने नाम से श्योरिटी ये वो एफडी बनवाएगा, एफडी। अब इन दोनों की जो ओरिजिनल जो बैंक से सर्टिफिकेट मिलेगा 10,000 का, वो साथ में लगा के एक्स की जब बेल बॉन्ड श्योरिटी जमा करेंगे तो यहाँ पर वो बैंक उसमें कोर्ट में जमा हो जाएंगे ये ओरिजिनल वाले। अब जब तक एक्स का केस चलेगा तब तक वो 10,000 की जो श्योरिटी ओरिजिनल वाले कोर्ट में जमा रहेंगे वो। अब यदि मान लो एक्स ने कोर्ट आना बंद कर दिया, 2 डेट, 3 डेट, 4 डेट, 5 डेट, तो वो क्या करेगी, राम और श्याम को क्या भेजेंगे, वो समन भेज देंगे। समन भेज देंगे, भाई ऐसा है तुमने इनकी श्योरिटी ली थी एक्स की, एक्स नहीं आ रहा है, बताओ तुम बता दो क्या करना चाहते हो, नहीं तो हम तुम्हारी जो 10,000 रुपये को जब्त कर लेते हैं। तो फिर 10,000 रुपये ये भी नहीं गए, मान लो दोनों राम और श्याम भी नहीं गए, तो वो 10,000 रुपये जो एफडी जमा कर रखी थे इन्होंने, वो कोर्ट एक ऑर्डर करेगा, वो जो पैसा जमा है इन दोनों के नाम पर, वो पैसा कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, कोर्ट के लिए ट्रांसफर हो जाएगा, कोर्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो उसमें तो इनकी जो श्योरिटी वो दोनों जब्त कर ली जाएंगी, वो दोनों श्योरिटी 10,000 की, ये होता है श्योरिटी। भाई सब चीज चल रहा है, मान लो एक्स का केस खत्म हो गया, अब ये या तो कन्विक्शन हो गया या रिलीज हो गया, दोनों ही केसों में जैसे कोर्ट से केस खत्म हो जाना चाहिए, अपील सब खत्म हो जानी चाहिए, सारी सब खत्म हो गई, या तो जेल चला गया या वो रिलीज होके घर पे आ गया, मतलब बरी होके घर पे आ गया, तो केस खत्म होने के 6 महीने बाद में राम और श्याम जाके, या जो इन्होंने अपना विटनेस बना रखे लीगल आयर वगैरह, वो जो है इन दोनों एफडी को निकलवा लाएंगे, कोर्ट में जमा, बैंक में जमा करेंगे, और वो 10,000 रुपये उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा। सर ये बात वगैरह लगाते हैं वो, जी, जो लोग जैसे सैलरी स्लिप वगैरह नहीं लगा देते हैं, उसको वो उस पर नहीं होती है बेल। कौन कहता है सैलरी स्लिप पे श्योरिटी लेते हैं? नहीं लेते। अरे मैंने करवाया है अभी सर, मैंने वो जो करवाया था सैलरी स्लिप पे ही तो करवाया था। क्या? एक सेशन कोर्ट में बेल नहीं कराया था, हाँ वो सैलरी स्लिप पे कराया था मैंने। हाँ, तो उसकी ना उसके अकाउंट से 10,000 उसकी जो भी है ना, गवर्नमेंट जॉब थी, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। हाँ तो क्या होगा, तो क्या होगा, उसको नोटिस कर देंगे उसके डिपार्टमेंट को। अच्छा, मैं वही पूछना चाह रही थी। डिपार्टमेंट को नोटिस करके उसकी सैलरी से 10,000 रुपये डिडक्ट करवा लेगा कोर्ट, यदि वो उन्होंने कोई वो करा तो मिसिंग करा, 10-20 जो भी 1,000 रुपये होगा। सर ये बिल वाला जो सेक्शन था ये तो हम बुक में है ही नहीं हमारी में। ये बुक में है मैडम, ये एग्जांपल इन्होंने अलग दे रखे हैं, आगे जो सेकंड उसमें दे रखे हैं ना, उस सेक्शन में सेकंड में दे रखे हैं। ये बुक में नहीं है, बुक्स की ही बता रही हूँ मैडम मैं आपको। आप बुक खोलो, चैप्टर देखो मैडम। मैडम मैंने चैप्टर खोल रखा है, चैप्टर में नहीं है, जो स्टार्टिंग में इन्होंने सेक्शन 2 में एग्जांपल दे रखे हैं ना, उन एग्जांपलों में है ये, चैप्टर में नहीं है ये। क्या चीज? अरे मैं आपको ये जो समझा रहा हूँ कि बेल क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। सर वो मैं ये पूछ रही थी बेल के बारे में। सर के उसमें है, हमारे उसमें नहीं है, 2 चीजें इसे मत ढूंढ राखी, ये हमारी किताब में नहीं है। सर के उसमें आ रहा है सिर्फ पीडीएफ में, बॉन्ड और बेल बॉन्ड की डेफिनेशन दे नहीं, बॉन्ड और बेल बॉन्ड की डेफिनेशन है सर, जो आप पढ़ा रहे हो वो आपके उसमें है, हमारे उसमें दे रखा है, इसलिए बोल रही हूँ। सर मुझे ये पूछना था, जैसे अगर बहुत से गाड़ियों पे भी तो लेते हैं, बाइक वगैरह पे या इन चीजों पे, तो उनको बाद में यदि कोई मिसिंग होता है तो उनकी गाड़ी को वो ऑर्डर कर देते हैं, जब्त कर लाएगी पुलिस, उठा लाएगी उसको।
चाहे वो कितने की भी हो, 10-20 हजार रुपए की पूरी पूरी गाड़ी जाएगी। बिल्कुल पूरी गाड़ी जाएगी, जाएगी। या फिर पैसे जमा करो। अब उस गाड़ी को वो भी कोर्ट में 6 दिन, सॉरी वो डेज होते हैं 15 या 30 दिन के अंदर अंदर में यदि कोर्ट से रिलीज करा दी तो ठीक है, नहीं तो उसको भी वो कर दे देंगे ऑक्शन करके बेच के, और जितने कोर्ट का पैसा वो कोर्ट में जमा कर देंगे, जो खर्चा हुआ उठाने में, लाने में, बेचने में, वो सब पैसा काट के बचा हुआ पैसा उसको दे देंगे। हाँ, इनका उसका जब्ती की प्रॉपर्टी का ऑक्शन बहुत जल्दी कर देते हैं ये लोग, जो खास तौर से चल रही वो प्रॉपर्टी जो चला, जैसे गाड़ी होती है वो चलामान होती है, मतलब ठीक अवस्था में, तो उसका ऑक्शन कर देंगे तुरंत 20 से 25 दिन बाद ही। ये चीज होता है। गाड़ियों का तो बड़ा सिस्टम खराब है, आरटीओ में भेज देते हैं इसका लेटर बना के बाउंड कराने के लिए। लेकिन 60 लाख ज्यादा है, थोड़ा गड़बड़ है। ये अपने पास रखते ही नहीं तो क्या। ये गड़बड़ सर सेक्शन में और चैप्टर में। ये जो है ना, ये वाला जो सेक्शन है, ये है 479। सर हम यही तो कह रहे थे, कोई सुन ही नहीं रहा था, अपनी अपनी बोल रहे थे भावना भी। सुन ली जी। अरे तेरी तू जो बोल रही थी डेफिनेशन वो नहीं है, जो 480 वाला सेक्शन है सर की में, वो हमारी में है 478 सेक्शन ना, और भी डिफरेंस है। ये है 478, ये वाला। हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं सर, ये 478 वाला सेक्शन है, जो आपने ऊपर बॉन्डर बेल बॉन्ड की डेफिनेशंस पढ़ाई है वो नहीं है हमारे में। ये सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन नहीं है हमारे, ये सेक्शन नहीं है हमारे में, डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं है इसमें। ये डेफिनेशन में दे रखी है आगे। हाँ बाकी सेक्शन सेम है, बस डेफिनेशन वाला सेक्शन नहीं है इसमें। अब जो गैप चलेगा दो दे रखी, यहाँ पे अब गैप चलेगा, दो का चलेगा, है ना, दो का गैप चलेगा, 2 का। पहले 1 का चल रहा था ना, 2 का है, ये है। हमने भी अभी पढ़ लिया। चलो आगे पढ़े। जी सर पढ़ो। 478 तुम्हारा 471 480। अब हमने एक चीज पढ़ा था, बेलेबल और नॉन बेलेबल, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, संज्ञेय एंड असंज्ञेय अपराध। वो कॉग्निजेबल और मतलब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। जमानती अपराध। हाँ, ये होते हैं जमानतीय, जो भी है, ये अजमानती है। ठीक है, ये वाले। अब यदि बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस कौन कौन से होते हैं? एक इसमें शेड्यूल दे रखा है, शेड्यूल 1, उसमें 6 कॉलम होते हैं ऐसे करके। सेक्शन शुरू में क्या लिखा हुआ? सीरियल नंबर, सेक्शन, ऑफेंस, उसके बाद बेलेबल, वो क्या नाम, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कौन कोर्ट सुनेगा, मजिस्ट्रेट की पावर है, सेशन की पावर है, किसकी पावर है, या हाई कोर्ट की पावर, वो दे रखा होता है इसके अंदर। तो बेलेबल और नॉन बेलेबल को वहां पर हमें देखा जाता है, वहां पे जाके समझते हैं हम नॉर्मल सिंपल भाषा में। जो यहाँ पर बेलेबल है, ध्यान रखना, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है बेलेबल होता है, नॉन कॉग्निजेबल भी वैसे होता नहीं है। वो बेलेबल है तो क्या होगा? ये नॉन कॉग्निजेबल।
ठीक है। और यदि नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल, यानी एक दूसरे का अपोजिट होते हैं ये। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ 100% नहीं होते, कई बार नॉन कॉग्निजेबल होते हुए भी नॉन बेलेबल होते हैं। हाँ होते हैं, कई एक्सेप्शन है ऐसे। ठीक है, तो ये जी। केवल माइंड में अधिकतर रखना, अधिकतर ये चीज होती है वैसे। तो क्या होते हैं, कॉग्निजेबल होते हैं। सिर्फ कंपाउंडेबल और अनकंपाउंडेबल भी यहीं पे मतलब समझ नहीं सकते हैं इन्हीं के। ना 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 ना, वो एक अलग चीज है। वो अलग चीज होती है। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है, एक तो तुम कोर्ट के बाहर ही अपना फैसला करके आ जाओ और कोर्ट में जाके कह दो जी हमने समझौता कर लिया, हम केस खत्म करना चाहते थे, कोर्ट की पावर है कि केस को खत्म कर देंगे। ठीक है। और नॉन कंपाउंडेबल जो होता है उसमें ये होता है कि भाई आप बाहर भी फैसला नहीं कर सकते, फैसला तो करोगे तो कोर्ट की परमिशन से करोगे, कोर्ट के कहने से, और वो भी कोर्ट एक्सेप्ट करेगा तुम्हारे फैसले को तो ठीक है, नहीं तो उसका ट्रायल होना ही होना है। अब जैसे 302 है, मतलब 103 हो गया, वो मर्डर हो गया, मर्डर केस में नॉन कंपाउंडेबल है, वो चोरी का है, महिला से रिलेटेड कोई भी केस होता है, बच्चों से रिलेटेड कोई भी केस होता है, सारे नॉन कंपाउंडेबल होते हैं वो सारे के सारे। तो उसमें क्या है, चाह कर भी आप समझौता नहीं कर सकते, कोर्ट कभी आपको ये नहीं कह सकता कि भाई समझौता कर लो। और जो कंपाउंडेबल होते हैं, कोर्ट उसमें प्रेशर बनाएगा, समझौता करो, केस को खत्म करो भाई यहीं पर। कोर्ट ऑर्डर से लिख दे भाई दोनों पार्टियों ने आपस में कंप्रोमाइज करा, अपने अपने आप की गलतियों को मानते हुए एक दूसरे से माफी मांगी, ये लेन देन करके अपना खत्म करके कहा, केस खत्म। वो होता है कंपाउंडेबल, जिसमें समझौता कर सकते हैं। नॉन कंपाउंडेबल समझौता कर ही नहीं सकते, कोर्ट कभी अलाउ भी नहीं करेगा। बट कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें कोर्ट परमिशन दे देता है, जैसे चोरी वगैरह के, थेफ्ट वगैरह होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। 323 जो है नॉन कंपाउंडेबल है, लेकिन फिर भी इनमें समझौता करवा देते हैं। 325 326 जो पहले थे, अभी शायद 117 118 है वो, है ना? हाँ 117 2 118 2 है, 324 वाला 118 2। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि कई बार, लेकिन जो एमएम के पास ट्रायल चल रहा है ना, कंपाउंड, वो फिर उसमें प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा के हम सेशन में जाते हैं कि जी हम में आपस में समझौता हो गया, जो भी ये है हम इसे खत्म करना चाहते हैं केस को। तो फिर वो सेशन की पावर है, सेशन सुनेगा उसको, एमएम की पावर नहीं है। लेकिन उनका ट्रायल किसके पास चलेगा, एमएम के पास चलेगा। जो कंपाउंडेबल केस है, ऑलरेडी कंपाउंडेबल है, वो एमएम ही डिसाइड कर देती है, ठीक है समझौता खत्म कर चलो भागो। कोर्ट जबरदस्ती दबाव भी बनाती है कई बार विक्टिम पर, क्या है खत्म करो, काहे कोर्ट में आ रहे हो, ये है वो है, जो भी लेन देन करके जो नुकसान हुआ ले लो, पार्टी से बोलो दे दो, जो इनका हाथ पैर टूटे टाटे हैं इनको दे दो, समझौता कर लो। 498 नॉन कंपाउंडेबल है ना? हाँ सर क्या ये जैसे फॉस्को वगैरह, रेप वगैरह, ये भी कंपाउंडेबल बना देते हैं? नहीं ना नहीं, बता दो, महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, और जितने भी ग्रीवियस हर्ट होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं सारे, उसमें समझौता नहीं हो सकता। पॉक्सो का तो क्या मतलब 498 है, ये तो सजा कर 95% केसेस झूठे ही होते हैं, जब तक ये कंपाउंडेबल नहीं है तब पॉक्सो कहाँ कंपाउंडेबल बनाने देंगे। हमारे पास 498 का है सर, 5 साल से दोनों मियाँ भी साथ रह रहे हैं और केस चल रहा है कोर्ट में। बावड़ी हाई कोर्ट में जाकर डिसमिस करा लाए उसको, वो करा लाए, क्वेश्चन करा लाए। और दोनों ने बताई भी ना कि दोनों 5-6 साल से साथ रह रहे, उन्हें एफआईआर करा दी, 7 साल तक खत्म भी हो गए। भाई अभी फिर मैं कह दूंगा, फिर कहोगे आप अगेंस्ट रहते हो, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। रोटी हिसाब से बनाऊं आटा।
है या बोल दूं? सर मेरी मदर इन लॉ बोल रही है ये कैसा कानून है, साथ भी रह रहे केस भी चल रहा है। आई तो चल कानून रहा है। मतलब कानून पागल नहीं है, वो महिला पागल है वो। पुरुष भी तो पागल है सर। बताओ, वो सांस रखा है, उसे ना पता है कि मुझे केस खत्म करवा देना चाहिए अपना, मेरे पर चल रहा है केस, ये कभी बार में जा सकूं। पता तो अब पुरुष को भी है ना। अब जान दो, उसको भी लग रहा कि चलो यहाँ रोटी ना ये नहीं देगी तो वहाँ की रोटी खा लूंगा, बनी बनाई खाऊंगा, बनी बनाई बना के नहीं खाऊंगा। लेकिन अब सर केस तो वो तो खत्म कराने के मूड में है ना। उसमें क्या हुआ था, बेचारा एक बंदा जो मोहल्ले पड़ोस के रहे में ना, बीच में सामने आना बचाने, उस एक बंदे का नाम FIR में डाल दिया, बट चार्जशीट से निकाल दिया। उस बंदे की लग गई है गवर्नमेंट जॉब, उसकी वेरिफिकेशन आई है, थाने वाले वेरिफिकेशन नहीं दे रहे। क्या पहले से केस को खत्म कराओ, जब देंगे वेरिफिकेशन। अब उनसे बोलो क्या नाम है, अबे हराम खोरो साले, 498 में पड़ोसी का नाम आ ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। कहाँ मान रहे हैं सर, सर्टिफाइड कॉपी तक भिजवा दी। बदतमीजों ने ये बोल दिया है कि जाकर कोर्ट से कोर्ट जब खत्म करा कर जजमेंट जो कॉपी ला दे दो हमें। तो उनको दे दो 50,000 रुपए दे दो, अपने आप कर देंगे वेरिफिकेशन। अब हमें क्या पड़ी है, जिसको हमने तो बोल दिया यार केस खत्म करा लेंगे, मोटी इनकम दे दो उन्हें जाकर। सरकारी नौकरी वाला दे दे भाई 50,000 दे, खत्म हो जाएगा भैया। पैसा फेंको तमाशा देखो वाला देश है ये तो। हमने तो सीधा बोल दिया हमारे पास आ जाएगा तो 4 तारीखों का काम है, दोनों आ जाना, बेल कराएंगे, बेल करा कर मेडिसिन भेज देंगे, मेडिसिन खत्म करा के तुरंत इसकी एविडेंस करा के तेरी वाइफ का उसमें लगवा देंगे जजमेंट में, खत्म। हाई कोर्ट जाए तो हाई कोर्ट चला जाओ। हाई कोर्ट में तो ऐसे ही चले जाओ बिना बेल बिना किसी उसके। हमें लगा रहा है हाई कोर्ट जाएगा नहीं वो, तो यहीं से काम करना पड़ेगा उसे। 5 से 6 तारीखों का काम है, जजमेंट हो जाएगा उसमें। अब मैं थोड़ा सा पढ़ाऊं सीरियस वाले पॉइंटों को। देखो, तो अभी हमने बात करी थी बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल होते हैं किसमें होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो, ठीक है। बेलेबल कौन से होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल, और नॉन बेलेबल जो होते हैं कॉग्निजेबल, जिनमें पुलिस विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकती है, बिना वारंट के, बिना अरेस्ट वारंट को उन्हें अरेस्ट कर लेती है, वो होते हैं नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। मैंने बता दिया जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राइट टू बेल होता है, उसमें अधिकार होता है कि बेल उसको दी जाएगी। और एक ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो अर्नेस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक जजमेंट है, बहुत अच्छा जजमेंट है। उसने बोला कि 7 साल वाला, 7 साल से नीचे की कोई भी सजा है, ठीक है, स्पेशल एक्ट को छोड़कर, जैसे पोक्सो वगैरह इन सारे एक्टों को छोड़कर, जो केवल इस वाली संहिता में 7 साल से नीचे की कुछ सजा है BNS में या IPC में, तो वे बेलेबल माने जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, बेलेबल है, चोरी की सजा मान लो 3 साल की है, जो स्नैचिंग की 3 साल की है, लेकिन साला सेशन भी 3 साल की सजा में अर्नेस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट को भी देने के बाद भी बेल नहीं देते। बताओ, नहीं देते हैं सर, नॉन बेलेबल बना किए उन्होंने तो। हाँ, पहले तो बेल ही नहीं देते, उसमें अंदर भेज के ही देते हैं बेल सर किसी को भी। हाँ, जब तक उसको अंदर वो भी 1 महीना 10 दिन 15 दिन जेल में नहीं रहेगा तब तक बेल नहीं देते उसको। और सर गलती से वारंट हो जाए तो वारंट में भी कम से कम 1 दिन तक रखेंगे बंदे अंदर, कुछ होते ही नहीं है। नहीं, दिल्ली में तो वारंट में नहीं रखते, अंदर नहीं रखते, दे देते हैं। नहीं सर, यहाँ तो सर ऐसे तो सर हमारा भी था, समथिंग 2 साल के वारंट थे उसके, हमने उसे बाहर से ले लिया, और एक बंदा था बेचारे उससे 1 डेट के NBW तो उसे अंदर कर दिया 2 दिन। डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर रहे हैं अपनी। अरे भैया, ये इनको मजा आता है, रात को ना अपनी लुगाई को सुनाते होंगे, आज मैंने ये करके आया, ये करके आया, ये करके आया। लुगाई तो सुनाती होगी ना, लुगाई को खुश करते होंगे, ये स्टोरी सुनाते होंगे अपनी लुगाइयों को। ये हैं? लुगाई को सुनाने के चक्कर में मुलजिमों को परेशान कर दिया। भाई साहब, जिस दिन सुबह को उसकी घरवाली ने जज की घरवाली ने पता लग जाएगा, चाय ढंग से बना के नहीं दिए ना, नाश्ता नहीं करवाया, उस दिन देखना किसी को बेल नहीं देगा बंदा को।
तो जज भगवान किसी को भी भगवान से हमेशा मनाए भी है जैसा चाय पानी हमेशा मिलता रहे इनको। हाँ, और उस दिन पूरा कोर्ट बिलबिलाता रहता है, पूरे कोर्ट का स्टाफ बिलबिलाता रहता है भाई, आज जज साहब को गुस्सा आ रहा, कुछ भी कर देगा बंदा ये। स्टाफ बेचारा कांपता रहता है जज से। चलो, ऑफेंस इज अरेस्टेड विदाउट वारंट। ये जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, विदाउट वारंट के अरेस्ट करते हैं बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, मतलब एसएचओ के द्वारा। अब एसएचओ क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जो सबसे बड़ा अफसर होता है, फादर मान लो एक तरीका से उसका किसी भी पुलिस थाने का, तो ये एसएचओ होता है। बाकी ये करके लाए या नहीं लाए, लेकिन नाम एसएचओ का ही आता है, या ऐसा ही करके लाए या कुछ ऐसा ही लाए या कोई भी जाए, बट इसी के अंदर में जाते, यही माना जाता है। और अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट and is prepared at the any time while the custody of such officer or at any stage of the proceeding before such court to give bail, such person shall be released on bail। क्या मान लो उसने क्या हुआ, नॉन बिलेबल ऑफेंस किया, पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके आई, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, मजिस्ट्रेट ने या तो पुलिस कस्टडी में भेज दिया, पीसी में भेज दिया, जेसी में भेज दिया। अब जेसी और पीसी का डिफरेंस तो आपको पता लग गया होगा क्या होता है। सपोज करो जीसी में ही भेज दिया, उस बंदे ने क्या करा, बेल कोर्ट में अब ये मजिस्ट्रेट की पावर होती है, ये भी ध्यान रखना। नॉन बेलेबल जो ऑफेंस जितने भी होते हैं, बेल ग्रांट करने की पावर मजिस्ट्रेट की होती है। और जो स्पेशल एक्ट होते हैं उसमें जो बेल की जो पावर है वो स्पेशल कोर्ट की है। सेशन की होती है। जो स्पेशल कोर्ट होते हैं जैसे SC ST हो गया, पोक्सो हो गया, और या कोई स्पेशल कोर्ट है तो SC ST हो गया, पॉक्स हो गया, ECX हो गया, ये जितने भी NDPS हो गया, इनका सबका अपना अलग ही है। हाँ, तो उनका बेल का वही अलग ही सिस्टम होता है उनका सारा, वो फिर मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाते वो, ठीक है। तो बेल ग्रांट यदि हो जाती है तो रिलीज ऑन बेल कहते हैं कि भाई उसको बेल पर रिलीज कर दिया गया है। अब जैसे आप राहुल गांधी को वो देखोगे तो राहुल गांधी अभी बेल पर है, गुजरात की किसी कोर्ट से इसको सजा हो गई थी अरेस्ट के ऑर्डर से। तो हाँ, तो इसके मतलब तो अभी भी राहुल और सोनिया गांधी ये सारे बेल पर छुटे हुए हैं। 105 सेक्शन था, आर्टिकल 105 है, उसका सही है, विशेष अधिकार में था उसका, उसमें रहे। ठीक है, लेकिन ये मर जाएंगे, बेल पे ही रहेंगे, जेल नहीं जाएंगे एक दिन के लिए भी। भाई इतने बड़े नेता हैं, 70 साल के। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर और कोर्ट if he or it think fit may and shall, ध्यान रखना उसकी डिस्क्रिशनरी पावर भी है, लॉ के हिसाब से भी है, शैल भी है और मे भी है दोनों। इफ सच पर्सन इज इंडिजेंट, अब इंडिजेंट के बारे में एक स्टोरी सुनाएंगे अभी हम। एंड इज अनेबल टू फर्निश द सिक्योरिटी इंस्टीड ऑफ टेकिंग bail bond from such person, discharge him on his executing a bond। ध्यान रखना, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, अभी ये बेल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आ गया क्या चीज़, बॉन्ड आ गया। दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। फॉर हिज अपीयरेंस एज हेयर इन आफ्टर द प्रोवाइड। देखो इंडिजेंट की स्टोरी सुनाते हैं। इंडिजेंट पर्सन कौन होता है? CP सिंह इज ए इंडिजेंट पर्सन। कौन कौन इस बात को एग्री करते हैं? CP सिंह इज ए इंडिजेंट पर्सन। बोलो।
कौन कौन एग्री करते हैं कि सीपी सिंह इंटेलिजेंट पर्सन है या नहीं है? केवल इंटेलिजेंट वर्ड का मीनिंग। नहीं है सर। क्या बात करते हो? आई एम इंटेलिजेंट पर्सन। नो इंटेलिजेंट सर, जिसके हाथ पैर नहीं होते वो होता है सिर्फ। सर इंटेलिजेंट आपके क्या पास होता तो है? बहुत स्मार्ट माइंड है सर आपके पास तो। पुअर और अरे नीडी होता है जो वो इंडिजेंट होता है। अरे दिमाग से नहीं होता भाई इंटेलिजेंट, ध्यान रखो। पुअर और नीडी। इंटेलिजेंट सर निर्धन किसे माना जाएगा जिसके हाथ पैर नहीं? इंटेलिजेंट पर्सन पर होता है पर्सन इकोनॉमी कंडीशन देखी जाती है। हाँ निर्धन। ऐसे तो सर अमीर हर देखा व्यक्ति जाता है सर। क्या देगा तो सर है इंडिजेंट। अपने आप को कुछ बता रहे हैं हमको मानो सर ठीक से है, हम तो खत्म। सर आप इकोनॉमी हो सर, सही है सर। जिसके पास 1,000 रुपए से कम अमाउंट का व्यक्ति होता है, हाँ, जिसके और जिसके पास में सिविल 1.5 लाख का फोन है वो कैसा है इंटेलिजेंट, ये बताइए तो पहले तो। जिसके पास 1,000 रुपए तक नहीं होते उसको कहते हैं इंडिजेंट पर्सन। ठीक है, इफ ए पर्सन नॉट किस एबल तरह टू सर आप हैं? हैं आपने कहा ना सीपी सर है या नहीं है, मैंने कहा नहीं है, तो सर आपने कहा है। अब आप बताइए किस वजह पे हैं आप? सुन लो ना यार, मैं माइक कम करके रखता हूँ, मैं अभी माइक बड़ा करता हूँ। हाँ, चलो, इंडिजेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास में उस टाइम पर वो इंडिजेंट है। अब ये ध्यान रखना, इंडिजेंट यहाँ पे पुअर व्यक्ति क्यों नहीं लिखा, इंडिजेंट वर्ड क्यों लिखा है? इंडिजेंट वर्ड को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। और ये आपको सिविल में बहुत मिलता है, जब सिविल कोर्ट मतलब सिविल केस फाइल करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत आता है ये। 16 लोग जुड़ गए थे, कैसे भाग गए? इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा था। और कितने इंटेलिजेंट है हमारे देश के लोग, बच्चे बताओ लोग। इसका मतलब रियल में हमें कुछ नहीं आता, नहीं रेशमा मैडम? अब बताओ, 2 घंटे तैयार करता हूँ मैं, इनको पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर आपको करता हूँ। मैं सोचता हूँ यार मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी है, मैं आपको पढ़ाऊँगा, एक एक वर्ड का मतलब जानता हूँ, समझता हूँ, या रिकॉल करता हूँ माइंड में जो मैंने कभी पहले पढ़ रखा होगा, फिर पढ़ाता हूँ। लोग जुड़ते हैं, अरे ये तो हम सबको आता है, क्या करना, टाइम पास करना, बेचारे मुंह देख के चले जाते हैं। मैं सोचता हूँ यार मुझे ही कुछ नहीं आता, बताओ बच्चे जुड़ते हैं उनको तो ऑलरेडी आता है, इसलिए छोड़ के चले जाते हैं वो। सही बात है गलत बात है? गलत बात है सर। अरे सही बात है भाई, हम टाइम पास कर रहे हैं, सब हमें नहीं आता उनको आता है। टाइम पास वाली तो कोई बात ही नहीं है। उनके लिए तो हम टाइम पास हो गए ना फिर। इसका अगर चलो, कुछ भी नहीं जाएगा तो 10% तो माइंड में जाएगा ही जाएगा। जब कहीं पर ऐसे खड़े होते हैं ना और जरूरत पड़ती है तो दिमाग इन चीज़ों को रिकॉल अपने आप कर लाता है। राइट। और खासकर मेरी बातों को तो कर ही लाएगा, क्योंकि हर बात पे एक नई स्टोरी सुना देता हूँ मैं। देखो जी, इंडिजेंट पर्सन होता है, ध्यान रखना। अब एक इंडिजेंट की ना स्टोरी सुनाता हूँ, कभी नहीं भूलोगे आप। मान लो अब सिविल कोर्ट में मैं ना आज 2-3 सेक्शन ही पढ़ाऊंगा, बस ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है इसमें जो आपको पता होना चाहिए। अब सिविल केस में आपने कोई केस फाइल करा और उस केस की जो कॉस्ट है, कोर्ट फीस जो है, सॉरी, इस प्रॉपर्टी की, जिस प्रॉपर्टी के लिए आप केस फाइल करने जा रहे हो ना, वो है 1.5 करोड़ की, 1.5 CR की। अब इसकी कोर्ट फीस कितनी है? 1.5 करोड़ की कोर्ट फीस कितनी बैठेगी?
कोर्ट फी कैसे लगाया जाता है सर? कैसे मतलब काउंटिंग होती है? 1.5 लाख कैसे? 1.5 करोड़ की 1.5 लाख नहीं। मैडम अभी रुक जाओ, अभी हम कैलकुलेट करके बताते हैं आपको। सुन जा भाई। ये बताओ 1.5 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? ये भी नहीं पता? 1 करोड़ में 7 जीरो होती हैं, तो 1.5 करोड़ में 6 जीरो हो गई। तो 1.5 करोड़ की फीस हो गई 14,76,000। नहीं, क्या हो गया? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कम बैठा यार। इकाई, ढाई, सैकड़ा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सही है, 1.5 करोड़। तो ये हो गया 3 जीरो 1 जीरो, मतलब 1.5 लाख के आसपास में कोर्ट फीस जमा हो। ये 40। तो सीधा हो गया ना 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का 1.5 लाख। हाँ, मतलब थोड़ा सा ज्यादा बैठेगा। ठीक है। अब मान लो जो ये प्रॉपर्टी है ना भाई, हम केस फाइल करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक्स की थी, वाई ने इस पे कब्जा कर लिया। भाई वाई ने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। अब एक्स को बेचारा मकान मालिक था, इसने कब्जा कर लिया। इंडिजेंट पर्सन, मैं कौन हूँ? इंडिजेंट पर्सन हूँ मैं, इस टाइम इंडिजेंट पर्सन हूँ, क्योंकि मेरे पास कोर्ट फीस जमा करने की अभी मेरे पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है। मेरे केस को सुन लो, मेरी प्रॉपर्टी को मुझे दिलवा दो। जिस दिन आप ऑर्डर कर दोगे ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैं आपकी जो कोर्ट फीस होगी, जो आप इस पे हट जाना जुर्माना लगाओगे, मैं उससे कोर्ट को ये जो भी 1.5 लाख के आसपास जो कोर्ट फीस है मैं आपको जमा कर दूंगा विद इंटरेस्ट पे। ठीक है जी। तो वो होता है इंडिजेंट पर्सन, जिसके पास उस टाइम पर पैसा नहीं होते। ये पुअर व्यक्ति नहीं है, गरीब व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखना। भाई 1.5 करोड़ का मकान मिल गया तो 1.5 करोड़ का जो व्यक्ति रह रहा है वो गरीब आदमी थोड़ी है, लेकिन इंडिजेंट पर्सन है उस टाइम पे। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन लगा देगा इंडिजेंट पर्सन की, उसको अलाउ करवा लेगा डिस्ट्रिक्ट जज के पास में जाके, और वो अलाउ कर देंगे केस को, और क्या कहते हैं, केस फाइल कर देंगे। केस चलता रहेगा बिना कोर्ट फीस के, लेकिन जो फाइनल एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद में वो अंडरटेकिंग है। और यदि वो उस कोर्ट फीस नहीं देता है तब क्या होगा? मान लो प्रॉपर्टी उसको मिल गई, एग्जीक्यूट हो गया और उन्होंने प्रॉपर्टी वापस नहीं करी कोर्ट को, सॉरी पैसा ना दिए, तो क्या होगा? वही प्रोसेस जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, रिकवरी वाला, वो जो भी पैसा है ये गवर्नमेंट क्या करेगी? उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेगी और फिर उसको ऑक्शन करेगी, बेच के अपनी कोर्ट फीस लेके बचा हुआ पैसा उसको वापस कर देगी। प्रोसेस वही है, पर गवर्नमेंट पैसा नहीं छोड़ेगी अपना। समझ में आया नहीं आया? कोई तो बोलो। जी सर। अब देखो, तो ये कहता है कि जिस टाइम पर उसको बेल दी गई थी, ठीक है, बेल दी गई थी और बेल के लिए उसको बोला गया था कि भाई देख, तुझे कोर्ट से जो तुझे बेल मिली है तो तू अपनी श्योरिटी फर्निश कर दे, बट वो अनेबल है, वो श्योरिटी फर्निश नहीं कर सकता। जो 10,000 15,000 जो श्योरिटी थी वो नहीं दे पा रहा है वो,
और उसके कोई जानकार नहीं है जो गाड़ी वाड़ी के कागज लगा दे, तो वो क्या करेगा, बेल बॉन्ड ना भर के कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएगा जी, आई एम इंडिजेंट पर्सन। कौन हूँ मैं? इंडिजेंट पर्सन हूँ, मैं कोर्ट में श्योरिटी फिनिश नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दिया जाए। तो क्या करेंगे, फिर उसको पर्सनल बॉन्ड एग्जीक्यूटिंग करा के उसको छोड़ देंगे, अंडरटेकिंग लेके कि भाई तू कोर्ट आते रहना। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। पर बेल बॉन्ड फिर उससे फर्निश नहीं कराएंगे क्योंकि उन्हें एप्लीकेशन लगा दी इंडिजेंट पर्सन की, तो क्या होगा, उसको पर्सनल बॉन्ड पे मजिस्ट्रेट छोड़ देगा। अब वो उसकी पावर है, छोड़े या ना छोड़े। चलो एक्सप्लेनेशन। वेयर एन ए पर्सन इज अनेबल टू गिव बेल बॉन्ड, यदि बेल बॉन्ड देने के लिए, एक्सप्लेनेशन है ये इसी का, अनेबल है, नहीं दे पा रहा है, विद इन ए वीक, एक वीक के अंदर, ऑफ द डेट ऑफ हिज अरेस्ट, जब से वो अरेस्ट हुआ था, इट शैल बी सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द ऑफिसर और द कोर्ट प्रिज्यूम दैट ही इज इंडिजेंट पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ हिज दिस प्रोवाइजो। तो यदि वो एक सप्ताह के अंदर बेल बॉन्ड नहीं दे पा, ने फर्निश नहीं कर पा रहा है, फिनिश नहीं होता, ये फर्निश होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? फर्निश होता है, आइयो फर्निश, ये वाला फर्निश नहीं कर पाता है, तो भाई कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि ये इंडिजेंट पर्सन। आज क्या फ्राइडे है या वो है थर्सडे है सर। कौन सा दिन है आज? वीरवार। थर्सडे जी। आज शुक्रवार हाँ जी, आगे बढ़े। समझ में आया नहीं आया? तो हम जो, यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट ने मान लो 20,000 रुपए की सिक्योरिटी लगा दी, ठीक है, तो 7 दिन के बाद 8वें दिन एक एप्लीकेशन लगा दो, the accused is an indigent person, so he is not unable to furnish the surety bond of the cost of 20,000 rupees. So please, है ना, consider this application, है ना, as an indigent person, है ना, इंडिजेंट पर्सन। वो जो लीगल पॉइंट होते हैं नीचे ऊपर के, वो सब डाल के एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर दो। सो एंड सो डेट को जो ऑर्डर पास हुआ था बेल का, सो इस ऑर्डर के रेस्पेक्ट में जो एक्यूज है बेल बॉन्ड फर्निश नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो इंडिजेंट पर्सन है, सो प्लीज ग्रांट द दिस एप्लीकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द एक्यूज, है ना, और कंसीडर एज ए इंडिजेंट पर्सन, सो प्लीज टेक द पर्सनल बॉन्ड ओनली and release the accused. Please kindly grant this application so and so so and so. लगा दो कोर्ट पे की एप्लीकेशन बना के। नई बात समझ में आई? कोई हाँ नहीं, कोई ना। सर आ गया। चलो फर्दर प्रोवाइजो क्या कहता है इसका, that nothing in this section shall be deemed to affect the provisions of the subsection 3 of the section 135 or section 490। अब ये देख लेना कि 492 है या जो भी सेक्शन है ये, और ये वाला तो ऊपर के तो सही थे सारे, तो 135 है ये, ठीक है। इसका जो सब सेक्शन 3 है वो भी बेल से रिलेटेड ही थे सारे, यदि आप ध्यान दोगे तो उन एप्लीकेशनों को, उन वाले सेक्शनों को। अब आते हैं वापस, नथिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग contained in subsection 1 where a person has failed to comply with the condition of the bail bond
बेल बॉन्ड की कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, एज द रिगार्ड द टाइम और प्लेस of the attendance of the court may refuse to release him on bail when on a subsequent occasions in the same case he appears before the court or is brought in the custody, and any such refusal shall be without prejudice to the power of the court to call upon any person bound by such bond to pay the penalty thereof under section so and so. अभी एग्जैक्ट देखना कि 491 है या जो भी है, ये आगे पढ़ेंगे हम इसका ना। क्या कहता है कि भाई मान लो किसी व्यक्ति को बेल पर छोड़ दिया था, और बेल की कंडीशन होंगी भाई कोर्ट को तो अटेंड करेगा, टाइम से जाएगा, थाना कोर्ट कचहरी जब भी बुलाया जाएगा तो आएगा, उन्होंने इसको कंप्लाइंस नहीं कर रहा, नहीं आ रहा है वो, तो जिस व्यक्ति ने श्योरिटी दी है उसको कोर्ट में बुला लिया जाएगा। कोर्ट में बुला के उससे बोला जाएगा भाई तूने ऐसे ऐसे वो दी थी, अब बता तूने कंप्लाइंस नहीं कर रहा तो हम तुझ पे फाइन लगा रहे हैं। यह फाइन वही है जो 10,000 या 15,000 की श्योरिटी पहले ले ली थी वो। अब जो उस व्यक्ति ने क्या करा, श्योरिटी क्या करी, यदि पर्सनल बॉन्ड पे कंप्लाइंस नहीं कर रहा है वो, अब पुलिस उसको एनबीडब्ल्यू कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू को पुलिस अरेस्ट करके लेके आई तो उस पर फाइन लगा देगी कोर्ट, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 का जो भी फाइन लगाएगी। अब कोर्ट के पास दो ऑप्शन आ गए, या तो उसको वार्न करके फाइन लगा के छोड़ देगी फिर से, नहीं तो उसको पुलिस कस्टडी में भेज देगी, भाई तू कोर्ट को नहीं कर रहा है, यहाँ ट्रायल नहीं चल पा रहा, इस वजह से तो जेल जा। फिर उसको अब बेल पे नहीं छोड़ेंगे, अब कोर्ट से ही कोर्ट में, जेल से ही कोर्ट में आया करेगा ये। दूसरा ऑप्शन है यदि बेल बॉन्ड पे छुटा हुआ है ये श्योरिटी वाले पे, तो जो श्योरिटी पर्सन है उनको बुला के या तो अरेस्ट करके लेके आएगी उनको भी पुलिस, या वो कोर्ट में आ जाएंगे अपने उस पर आके, तो उनके द्वारा जो श्योरिटी दी गई है उसको जब्त कर लेंगे या उस पर पेनल्टी लगा देंगे। ये कहता है इसका सबसेक्शन 2। ठीक है भाई? जी सर। किस किस को समझ में आया, किस किस को समझ में नहीं आया? अभी इसमें एक सेक्शन है भाई साहब, बहुत बढ़िया सेक्शन है, बताऊंगा मैं। आज मैं इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ कि इसकी 3 क्लास तो मैं लूंगा ही लूंगा। ये हमारा कौन सा आ गया, 479। हम जो रेगुलर बेल फाइल करेंगे किस सेक्शन में करेंगे वो भी बताऊंगा मैं अभी। देखो, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द अंडर ट्रायल द प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। यदि वो अंडर ट्रायल है तो मैक्सिमम टाइम कितना है, कितने समय के लिए उसको कोर्ट में रखा जेल में रखा जा सकता। प्रिजनर कैन बी डिटेन, उसको डिटेन अपनी कस्टडी में रखेगा कोर्ट। जेसी में कितने दिन तक रख सकता है वो बताया था नहीं बताया था मैंने सर? 60 दिन या 90 दिन रख सकते हैं। अरे वो तो यार ना 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 ना, वो एक अलग चीज है। 60 दिन और 90 दिन तो होता है यदि नॉन कॉग्निजेबल है, ऑफेंस है, नहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 60 दिन में उनको चार्जशीट फाइल करनी होती है, नॉन कॉग्निजेबल है तो 90 दिन में फाइल करनी होती है चार्जशीट। वो अलग चीज है। तो ये कौन सा हमारा 479 में देखो, आवाज सभी को आ रही है ना? जी सर। भाई एक ही बोला, बाकी तो नहीं बोले। कितने बात है छोड़ अभी तो 13 अंडर ट्रायल क्या होता है सर? अब
अभी जैसे जैसे सेक्शन चलेगा ना सारा क्लियर हो जाएगा, सब बताऊं एक एक वर्ड। भाई साहब छोड़ नहीं रहा मैं, एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं मैं, क्योंकि एज एन प्रोफेशन एडवोकेट को बेल का तो ग्राउंड पता ही होना चाहिए। नॉर्मल केस आते ही हैं, बेल के तो आ ही जाते हैं, चोरी चकारी ये वो वगैरह वगैरह, तो ये भी पाना चाहिए ये हमें। इन्हीं सेक्शनों को जितनी बार पढ़ोगे इन्हीं में से नई चीज मिलेगी हम सबको। सब सेक्शन 1 क्या कहता है? वेयर ए पर्सन हैज, जहां पर एक पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल under the Sahita BNSS of an offence under any law not being an offence for which the punishment of the death or life imprisonment has been specified as one of the punishment under this law. ठीक है, undergone detains for the period of extending for 1/2 of the maximum period of the imprisonment specified for the offence under that law, he shall be released by the court on bail. ये जो सेक्शन है ना, मोस्टली वकील साहब यूज नहीं करते इसको। पहली बात तो ये सेक्शन पता ही नहीं रहता है, ना ही यूज करते हैं इसको। क्या कह रहा है भावना? ये भावना गई मुंह फाड़ के सपनों में आ गई सर। देखो, यदि किसी पर्सन को, एक्स पर्सन को 107 में अरेस्ट कर लिया, 107 BNS में। 107 BNS क्या है? भाई मैंने तुक्के में लिख दिया ये, ठीक है। चलो 117 लिख देते हैं। 117 नहीं, 117 BNS क्या है? मारपीट का, ठीक है, जिसको पहले 323 कहते थे हम लोग। जी सर। नहीं 17 ही है ना? हाँ चलो जो भी है, ये मेरे को याद है, ये भी याद नहीं है। 323 में सजा होती है 3 साल की। जी। कितने साल की सजा है? 3 साल की सजा है उसकी। बड़े ध्यान से सुनना सारी बातों को, सारा क्लियर हो जाएगा अभी। अब पुलिस ने क्या करा, अनिस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार को यूज नहीं किया, क्योंकि ये वहां देखोगे तो नॉन बेलेबल है। मारपीट का क्या होता है? नॉन बेलेबल होता है ये, ठीक। मारपीट हुई, जो भी है, बेलेबल नॉन बेलेबल का मतलब ही हटा दो। मतलब कोई भी ऑफेंस था, नॉन बेलेबल था, सजा मान लो उसकी 5 साल की, सेक्शन कोई भी है XYZ, 5 साल की सजा थी उसको। अब कोर्ट ने उसको जेसी में भेज दिया। जेसी का मतलब क्या होता है? रेशमा मैडम, जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट में भेज दिया। अभी तो चार्जशीट ही नहीं बनी, 3 स्टेज मैंने बताए थे केस के, ठीक है। यहाँ पहला हुआ FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज होने से यहाँ पर या तो 60 डेज होगा या 90 डेज होगा। क्या होगा? बचवा लोगों, जी सर। क्या बात है, गुड। कहाँ थे हम? हाँ, तो यहाँ पे ये जो 60 दिन या 90 दिन का टाइम होता है, ये होता है इन्वेस्टिगेशन का। ये दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, पहले बता दिया है मैंने। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई यहाँ पर, तो इन्होंने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी। क्या करी?
चार्जशीट फाइल कर दी। चार्जशीट का दूसरा नाम क्या है? पुलिस रिपोर्ट, या तो चार्जशीट कह दो या पुलिस रिपोर्ट कह दो, एक ही बात है। ठीक है जी। अब यहाँ से लेकर इस वाले स्टेज तक ये होता है हमारा इंक्वायरी। क्या होगा ये? आई से इंक्वायरी। और यदि ई वाली जो इंक्वायरी होती है जनरल इंक्वायरी होती है, रेलवे स्टेशन वगैरह पर जो लगाते हैं ये ई वाली इंक्वायरी होती है, ई से स्टार्ट जनरल इंक्वायरी। और आई से जो इंक्वायरी होती है केवल मजिस्ट्रेट कर सकता है, ध्यान रखना आई वाली इंक्वायरी को। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इसका। अब यहाँ पे आगे हम इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, चार्ज फ्रेम हो जाते हैं। यहाँ पर फिर क्या हो जाते हैं हमारे इंक्वायरी के बाद में? चार्ज फ्रेम हो गए। याद रहेगा नहीं रहेगा? जी सर। जब चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, चार्ज फ्रेम से लेके फाइनल जजमेंट तक, क्या है यहाँ पर? भाई इसको क्या हो गया मेरे लैपटॉप को? अच्छा ये हाँ, जब तक चार्ज फ्रेम से लेकर मतलब यहाँ से लेकर इस वाले स्टेज तक, इसको कहते हैं हम ट्रायल या अंडर ट्रायल बोल दो इसको, या ट्रायल बोल दो, बात एक ही है। मतलब चार्ज फ्रेम होने से लेकर और फाइनल जजमेंट तक जो प्रोसेस चल रहा है वो क्या है? अंडर ट्रायल चल रहा है। ठीक है भाई, इसको ट्रायल कहते हैं हम लोग। नॉर्मल भाषा में ट्रायल पे क्या स्टेज है अभी केस का? ट्रायल पे चल रहा है। अभी क्या स्टेज है? इंक्वायरी के स्टेज पे चल रहा है ये। अभी क्या स्टेज है? अभी तो इन्वेस्टिगेशन के उस पर चल रहा है ये। ठीक है, तो किसी भी केस के 3 स्टेज हो गए, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। ट्रायल के बाद में क्या है? फाइनल ऑर्डर हो गया, जजमेंट हो गया, फाइनल जजमेंट। उसके बाद अपील में जाए, एसएलपी में जाए, जो भी सो एंड सो वो एक अलग चीज है। बट यहाँ पर जो हम BNSS पढ़ रहे हैं यहाँ पर इस वाले चीज का, अब तीनों चीजें किसको दिक्कत है? इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? जो पुलिस इंक्वायरी करती है, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है, एविडेंस वगैरह इकट्ठा करती है, स्टेटमेंट लेती है, सबके अड़ोसी पड़ोसी जगह पे जाती है ना, नक्शा मापी बनवाना, ये करना, सारा जो मतलब चिट्ठा इकट्ठा करती है, वो इन्वेस्टिगेशन होता है। इंक्वायरी क्या होती है? जब चार्जशीटरों के बीच में वो इंक्वायरी होती है, कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि भाई ये चार्ज जो पुलिस कर रही है बनते हैं या नहीं बनते हैं। वो कोर्ट अपनी तरीका से इंक्वायरी करती है, जो किसी को कोर्ट में बुला भी सकती है, विटनेस को भी बुला सकती है इंक्वायरी के लिए, ये है। जब वो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो चार्ज फ्रेम हो जाता है। बट इंक्वायरी की कहानी ना कोर्टों में चलती नहीं है, वो डायरेक्ट ही चार्ज फ्रेम करवा देती है कोर्ट। बड़ी जल्दी रहती है कोर्टों को चार्ज फ्रेम कराने के लिए। हाँ जी, अभी वो हो गया ना तुम्हारा बिल वन भर दिया ना। हाँ सर, चार्ज और चार्ज फ्रेम में डिफरेंस क्या है? अरे एक ही तो बात है, चार्ज कल बोलते हैं, चार्ज फ्रेम बोलते, पूरा वर्ड चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज को फ्रेम करना कि भाई जैसे मान लो एक्स वाई जेड 3 एक्यूज हैं, तो इस पे सेक्शन वाइज सेक्शन बहस होगी। जैसे इस पे 4 सेक्शन लग रहे हैं, इस पे भी, इस पे भी, तो इस एक्स पे 4 सेक्शन पे, सेक्शन A B C और D अलग अलग सेक्शन है। ये पहले इस सेक्शन पे एक्स के लिए बहस होगी कि ये सेक्शन कैसे कैसे बनता है, कैसे कैसे नहीं बनता। बहुत लंबी बहस होती है, लेकिन वकील जाता ही नहीं, चार्ज पे जूनियर को भेजे जा कोर्ट में जाके चार्ज फ्रेम करवा ले। तो पता है उन्होंने कह रखा है कि मजिस्ट्रेट मानेगा नहीं, चार्ज फ्रेम करेगा ही करेगा, डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाते ही नहीं है। बट इस स्टेज पे डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगानी चाहिए बना के। ऐसे ही फिर एक्स के लिए B सेक्शन के लिए, एक्स के लिए C सेक्शन के लिए, एक्स के लिए D सेक्शन के लिए, ऐसे करके बहस होगी। नहीं तो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन कैसे लगानी चाहिए? मैं समझी नहीं बात को। जैसे चार्ज फ्रेम हो गया, जैसे वहाँ कोर्ट में जाओ, कहते हैं चार्ज हो गया, इसमें आर्गुमेंट किया है। मैडम, चार्ज फ्रेम होने से पहले लगाई जाती है एप्लीकेशन कि जो चार्जशीट पुलिस वालों ने फाइल की है, जो सेक्शन ये लगाई है, बनते ही नहीं है इन पर।
तो हमें अपनी बात बतानी है कि कौन से बनते हैं। हाँ, वही तो चार्ज फ्रेम होता है। जज को सेटिस्फाई जैसे करो पूछ कि रही हूँ जनाब कि ये जो राम वाले केस में था उसमें चार्ज पे कह रहे थे जज साहब कि आर्गुमेंट करो मैडम, चार्ज फ्रेम हो रहा है। हाँ, वही तो ये चार्ज वाला स्टेज आ गया। तो इस पे अब लंबी क्या चौड़ी करना है, बहस इस पे एप्लीकेशन लगा देना है, है। डिस्पोज का एप्लीकेशन लगा देना है। डिस्पोज का नहीं लगाते, डिस्चार्ज का लगाते हैं, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगाना है, ठीक है। मतलब ये जो चार्ज है ना, चार्ज फ्रेम को डिस कर दो। जो चार्ज है, है ना ये, इनको है। हटा दो। फिर क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर देंगे तो फिर क्या चलेगा। खत्म केस कहानी, वो होगा डिस्चार्ज। घर बैठ जाओ, केस खत्म हो गया। उसके अगेंस्ट जो जिसकी तुम लगा रहे हो, है। यदि ने एक्सेप्ट कर लिया तो कोर्ट। डिस्चार्ज से वही सर वही कहना चाह रहे हैं, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाओ, उस टाइम पे बहस करो कि सर ये वो पूछेंगे सर आपने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई किस बेस पे लगाई है, तो बहस करो वहां पे सर ये सेक्शन है, ये बनते ही नहीं है, ये ऐसे ये नहीं बनते हैं सर, तो इसलिए डिस्चार्ज कर दिया जाए। सुनो, इसमें तुम अपने एविडेंस नहीं दिखा सकते। डिस्चार्ज की एप्लीकेशन के साथ आप एविडेंस दे सकते हो अपने। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट दे सकते हो। लेकिन जो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन है, हमें एफआईआर 161 के बयान, 164 के बयान और जो चार्ज जो पुलिस ने स्टेटमेंट ली है, उन सब में ही आपस में कंट्राडिक्ट करना पड़ता है। अलग से कुछ नहीं कह सकते हम लोग। वो उसी वो चार्ज शीट को पढ़ के उसी में से उन वाले फैक्टों को निकालना पड़ता है और उन्हीं के जी जी, बेस चार्जशीट में से निकाले जाएंगे वो। और लिखना पड़ता है कि ये 161 के बयान में विक्टिम ने एक्स के बारे में ऐसे ऐसे कहा कि ये जो शाम को 5 बजे घूम रहा था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जब स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा लिया गया तो विक्टिम ने बोला कि मैं तो इसको ये वहां पर था ही नहीं। फिर मैं डॉक्टर के पास बोला जी, उनने मेरे को थप्पड़ मारा। अब तीनों स्टेटमेंट 3 जगह विक्टिम की अलग अलग हो गई। इस चीज को उस एप्लीकेशन में लिखोगे। जी जी बिल्कुल सर। पेज पुलिस के द्वारा दी गई स्टेटमेंट में विक्टिम ने ये बोला, इसके द्वारा दी गई विक्टिम में ये बोला और ये बोला। इसमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सो एंड सो जजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चार्ज बनता ही नहीं है। वो पूरी लंबी चौड़ी असली बहस तो डिस्चार्ज पे होनी चाहिए। कोर्ट से हाथ पैर जोड़ के दिन ले लो 2-3 महीने के, पर उसको तैयार करो ढंग से, पढ़ के उसकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को बनाओ। लेकिन मैंने देखा 90% वकील जूनियर को क्या होना, चार्ज फ्रेम होना है, तू चला जा भाई, खड़ा हो जाना जाके, जज साहब चार्ज फ्रेम कर लेंगे। अब जज साहब बेचारे हाँ पढ़ सर के जो सर सही बोले बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही और बोले। अगर इसमें कोई नहीं चार्ज जाता, पे सीने जाते डिस्चार्ज ही हो नहीं है। जाता है ना तो हाँ एक्यूज जो है ना फीस नहीं देता। हम तो मैडम, घुसते रहते हैं इस चीज में। एक मिनट मैडम, मैं फीस की बात नहीं कर रहा, मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ। वो एक प्रैक्टिस है कि बंदे को फांसोगे तो पैसा मिलेगा। मैं पैसे की बात नहीं, मैं सिर्फ लॉ पढ़ा रहा हूँ कि हमें कहाँ किस स्टेज पे कहाँ पे खड़ा होना है एज एन वकील, एडवोकेट। नहीं नॉट वैसे इन तो हमें चार्ज पे आर्गुमेंट्स करने चाहिए, उससे दब तो के मैं भी करना। एग्री करती हूँ। हाँ, अब फीस ना दे रहा है चार्ज फ्रेम करवाने, लंबा केस चलाना है, वो एक अलग चीज है। भगवान जिसके नसीब में जो पैसा लिखा ना, जब जहां जैसे, वो उतना ही मिल रहा है, फालतू नहीं मिलना होता। सब जानते हैं इस बात को, हाँ या ना। ये तो है। जी आप कई बार चीजें होती है ना कि भाई अभी ये जो एरोप्लेन क्रैश हुआ है, वो लड़की अपनी ससुराल जा रही थी, उसका हस्बैंड रहता था लंदन में, ठीक। और बेचारी जाम में फंस के 10 मिनट लेट हो गई, इतनी रोई झिझाई वो। उसके पति ने उसको, वही सारा होता है सिस्टम, उससे जहाँ चेकिंग होती है,
और पता है चेकिंग 2 घंटे पहले ही बंद कर देते हैं। ट्रेन उड़ती मतलब फ्लाइट जाएगी 2 घंटे बाद में, 2 घंटे पहले गेट बंद कर देते हैं। कह राजीव तो मैं लॉज में ही तो जाके बैठना, मेरे को एंट्री दे दो। ये नहीं भाई, माना ही नहीं कोई स्टाफ। वो 10 मिनट लेट थी जिस गेट बंद होने से, और वो आज जिंदा है तो उसको जिंदा रखना था, इसलिए जाम लगा दिया भगवान ने। अब नहीं गई तो वही क्या, मैं उस चीज को, पैसे की तो बात ही नहीं करता हूँ। मैं जब पढ़ाता हूँ ना, पैसे नहीं, नॉलेज की बात करता हूँ कि हमें क्या होना चाहिए। अब पैसा कैसे कमाना, वो टैक्टिस अलग होती है। हम भी इस बात से एग्री करते हैं, आपकी बात से हम भी एग्री करते हैं कि क्लाइंट पैसे नहीं देते। एक क्लाइंट आज कोर्ट जाना था, ऑनलाइन होना था, सुबह मैं उसको 2 कॉल करा, मैं तैयार हो गया, देख लो, यानी घर पे रहता दाढ़ी तो पड़ा था। 4 ट्रायल पढ़े थे, नहीं पढ़े थे हमने? जी सर पढ़े थे। तो मजिस्ट्रेट ट्रायल अलग है, तो मजिस्ट्रेट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन अलग लगेगी। और यदि जी आप सेशन में केस चला तो सर अभी कौन कौन सा ट्रायल बताया आपने, एक बार दोबारा बता दीजिए। आपने तो पढ़ रखे हैं चारों, आप तो थे क्लास में। हाँ मैं पढ़ रखी हूँ, लेकिन एक बार दोबारा मतलब अभी जो अभी आपने बोला ना। सेशन ट्रायल, जी मजिस्ट्रेट ट्रायल, समन ट्रायल, वारंट केस। वारंट होता, समन होता है। अरे समन होता है, वारंट तो मजिस्ट्रेट ट्रायल हो गया ना। हाँ वारंट के वो मजिस्ट्रेट वाला आ गया। वारंट वही है, वारंट केस ट्रायल या मजिस्ट्रेट ट्रायल सेम हो गया। लास्ट में होता है समरी ट्रायल। हाँ ठीक है जी, ये होते हैं जी ट्रायल तुम्हारे। और इनको तो हमने बहुत अच्छी तरीका से पढ़ने की कोशिश करी थी, ध्यान हो तो। जी सर बिल्कुल, चारों ट्रायल अच्छे से पढ़े थे। 250 और 268 में है, दोनों में अलग अलग। जिस हिसाब से मैं बेल पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे भी बढ़िया पढ़ाता मेरा शायद। आज मैंने मैसेज में भी स्पेशल लिखा कि रिगार्डिंग बेल के हम पढ़ेंगे इसको। बताओ, फिर भी बच्चे नहीं जुड़े, क्या कर सकते हैं। चलो जी, आप किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो डाउट सर। नो डाउट। या ट्रायल कह दो या अंडर ट्रायल कह दो। जी सर। चलो अब आते हैं वापस हम। अब ये कहता है जो सेक्शन था ना हमारा 479, ये वाला क्या कहता है, यदि कोई अंडर ट्रायल है, ठीक है, अंडर ट्रायल है, और वो अंडर ट्रायल डेथ पेनल्टी, डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट को छोड़कर और किसी भी केस में है, तो जितनी उसकी मैक्सिमम सजा है ना। जी जी सर बिल्कुल। भाई मान लो अभी हमने सेक्शन लिया था 323 या कोई भी सेक्शन ले, 323 में 3 साल की सजा है, और वो अंडर ट्रायल के द्वारा ही, ट्रायल ही चल रहा है अभी, 1.5 साल उसने काट ली, तो भाई बेल का काम, तो उसको बेल दी जाएगी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं, बाय डिफॉल्ट बेल मिल गई लॉ के अकॉर्डिंग। हाँ जाएगी तो सेक्शन में ना सर वो। हाँ जाएगी इस सेक्शन में, 479 में लिखोगे। जी सर। फैक्ट डाल दोगे किस दिन अरेस्ट हुआ, कितने दिन का है इस। अच्छा यदि उसमें लिखा हुआ ना, ध्यान रखना, लिखा होगा कहीं में लिखा है ना 3 to 5 ईयर, ऐसे 3 to 5 ईयर की सजा है, तो मिनिमम 3 ईयर की, मैक्सिमम 5 ईयर की है, तो इसको देखा जाएगा मैक्सिमम वाली सजा को। अच्छा तो फिर उसका 2.5 साल देखा जाएगा। हाँ
देखो ये लिखा है ना 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड। हाँ मैक्सिमम पीरियड दे रखा था इसमें। जी जी सर बिल्कुल। मैंने बोला कि जब मैं पढ़ाऊंगा बेल को तो एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा। अभी भी बता दो यदि समझ में आया नहीं आया। सर आ गया। चलो अभी तो मैं बहुत मतलब की बात तो मैंने आज स्टार्ट ही नहीं करी। आज तो मैं तुम्हें वर्ड मीनिंग ही पढ़ा रहा हूँ एक तरीका से। इसके इसमें चलते हैं प्रोवाइजो में। जी बोलो। कुछ नहीं सर, बाद में पढ़ाइए सर। भाई 11 बज गए, 11 बजे तक आज तो सारे टिके हुए हैं। एक बस वर्मा जी गए हैं आज हमारे छोड़ के मैदान। वर्मा जी सो गए दिखे मुझे लग रहा है। आज बच्चे कह रहे हैं सर बेल बेल करा के ही जाएंगे हम। जी सर। चलो कहाँ थे इसके प्रोवाइजो में। वेयर सच पर्सन इज द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। अभी ध्यान रखना, बहुत बढ़िया चीज है ये। जी सर। यदि उसने पहली बार कोई ऑफेंस किया है, who has never been convicted of any offense in the past, पीछे किसी भी केस में उसके विरुद्ध में कोई केस चल रहा, ना कभी उसको सजा हुई, कुछ नहीं हुआ है। he shall be released on bail by the court if he has undergone detain the period extend to up to 1/3 of the maximum period of the imprisonment specified for such offense। मान लो 3 साल की सजा है किसी केस में, तो 1/3 का मतलब हो गया ऐसे काट के 1 साल। तो वो 1 साल बाद में डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट बेल उसको मिल सकती है यदि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। देखो यूनिवर्सल लॉ तो हो गया 1/2 का, 1/2 का। लेकिन यदि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, फर्स्ट ऑफेंडर के लिए अलग इसमें मतलब थोड़ी वो दे दी है इसमें। हाँ तो उसका रिलीज उसको दे दिया थोड़ा सा, 1/3 मिल जाएगा उसे 1/3 पीरियड के लिए। तो 3 साल यदि वो अंडर ट्रायल रह चुका है तो 3 साल के अंदर उसको बेल मिल जाएगी। ठीक है। जी जी सर। नेक्स्ट प्रोवाइजो, कोर्ट में लिखा है आफ्टर हियरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब पीपी साहब को सुनने के बाद, जी सर। जी फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय इट इन राइटिंग। ठीक है, सुनने के बाद मजिस्ट्रेट साहब उसके सारे रीजन को राइटिंग में लिखेंगे। ऑर्डर टू कंटिन्यू फॉर द सच पर्सन फॉर द पीरियड लॉन्गर देन 1/2 the said period release him on bail bond instead of the personal bond। भाई पर्सनल बॉन्ड पे नहीं छोड़ेंगे उसको, किस पे छोड़ेंगे, बेल बॉन्ड पे छोड़ेंगे उसको। ठीक है। और यदि 1/2 पर छोड़ रहे हैं ना उसको, वो यदि 1/2 पर छोड़ रहा है तो उसका रीजन लिखिए कि भाई 1/2 पर हम क्यों छोड़ रहे हैं इसको। जी सर बिल्कुल। पीपी को सुनेंगे, सबको सुनने के बाद में बेल एप्लीकेशन सुनेंगे, पीपी को सुनेंगे और रीजन लिख के उसको छोड़ देंगे। और यदि वो फर्स्ट ऑफेंडर है तो 1/3 पे ही। फर्स्ट ऑफेंडर 1/3 पे छोड़ देंगे और वैसा ऑफेंडर है तो 1/2 पे छोड़ देंगे, और ऐसे है तो 1/2 पे छोड़ देंगे। बट सर ये नॉन कॉग्निजेबल पे होगा या कॉग्निजेबल पे? अरे भैया सर कंफ्यूज था मैं। दोनों किसी अरेस्ट होना चाहिए वो किसी में कोई भी भी ऑफेंस हो। सर कोई भी मर्डर में ऑफेंस तो हो उसके बताया। नहीं, मर्डर में तो ये देखा नहीं जाएगा ना कि उसने पीछे तो कभी क्राइम किया नहीं, अभी क्राइम करके आया, सर छोड़ दो इसको, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। मर्डर में तो रिलीज मैंने बोल तो दिया, पहले ही लिख दिया था भाई। उसमें पहले वाले में लिखा हुआ है ना, उस लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ उसको छोड़ के। तो लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है ना 302 के लिए, तो डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है तो दोनों सेक्शन छुड़वा दिए। बस यही कंफ्यूज था मैं और कहीं नहीं था। अभी तो मैंने लिखा था वो कहीं छोड़ पर। दिया। फर्स्ट सेक्शन में बोला था ना डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट, और ये किस में होते हैं, 302 में ही तो होते हैं ये, तो दोनों उसको छोड़ दिया इन्होंने। उसको छोड़कर अदर कोई भी ऑफेंस है। देखो लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब उम्र कैद की सजा, फांसी की सजा को छोड़कर। जी ये अदर के लिए ये
ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता वहां पर। जी ये है जी सर। ऑफेंस किया, अभी पता नहीं है कि उसको फांसी की सजा होगी या नहीं होगी, लेकिन जो ऑफेंस जिस सेक्शन में वो अंदर बंदा उसमें फांसी की सजा भी है। जी सर बिल्कुल। तो ये सेक्शन वहां उसे पर छोड़ा नहीं एप्लीकेबल। जाएगा, नहीं है एप्लीकेबल नहीं है वहाँ ये घायलों। अरे आप तो सीपी सिंह को छोड़ दो यार, तुमने तो सीपी सिंह को पकड़ के बैठा रखा है आज। चलो पढ़े, आज बेल करा के जाओगे सर। खत्म कर दी ये सेक्शन, खत्म ही कर, चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम। प्रोवाइडेड दैट दैट नो सच पर्सन शैल इन एनी केस बी डिटेन्ड during the period of the investigation, inquiry, trial more than maximum period of the imprisonment provided for the said offense under the law। सिंपल सी बात है, इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में, ट्रायल में अधिकतम समय तक उसको नहीं रखा जा सकता जेल के अंदर, वही 1.5 से ज्यादा नहीं रखेंगे, बात वही है। द कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं कि कब से वो डिटेन किया गया। अंडर दिस सेक्शन फॉर द ग्रांटिंग द बेल द पीरियड ऑफ डिटेंशन पास्ड ड्यू टू डिले द प्रोसीडिंग, हम उसमें जो कॉज लिखेंगे ना कि भाई प्रोसीडिंग डिले है, इतने साल की ऑलरेडी वो सजा काट चुका है, तो कृपया ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट है, मतलब प्रे, रिक्वेस्ट नहीं करते, प्रे करते हैं, प्रे टू ग्रांट द बेल, ऐसे करके। और कौन करेगा? बाय द एक्यूज शैल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, कि भाई इसको बेल ग्रांट कर दी जाए। और क्या नाम है, गलती किसकी है? तुम्हारी गलती है भाई, तुम उसमें हो, ट्रायल में हो, अभी तक तुम्हारा स्टार्ट ही नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पे ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। सेकेंड, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग contained in subsection 1 where an investigation, inquiry or trial in more than one offense or in multiple cases are pending against a person, he shall not be released on bail either। क्या लिख दिया भाई? यदि उसको मल्टीपल केसेस हैं उसके ऊपर, तो ये वाला सेक्शन ऊपर वाला अप्लाई नहीं किया जाएगा, 1 वाला सेक्शन की 1 आप या 1 वही है उसमें। हाँ, एक केस खत्म हो गई लेकिन दूसरे केस की पेंडिंग है, तो उसे छोड़ा ही नहीं जाएगा जब तक दूसरे वाले केस की भी नहीं हो जाएगी। अरे नहीं, मल्टीपल केसेस का कहता है, हाँ क्या, ट्रायल और मोर देन 1 ऑफेंसेस, अलग अलग ऑफेंस केस चल रहे हैं ना, अलग अलग केस चल रहे हैं, और एक से ज्यादा या मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, तो इसको ये वाला सेक्शन 1 में जो रिलीफ थी वो नहीं मिलेगा उसको। हाँ, वो होता है ना, जिसके जेल में होता है तो उसकी एक जगह तो बेल हो गई है, लेकिन दूसरी जगह बेल नहीं हुई है, तो उसे छोड़ दोगे, फिर अंदर रखे, क्योंकि दूसरा तो लगा हुआ है उसका ऑफेंस। आज तो भाई पक्का पढ़ने वाले बन गए तुम लोग। जी सर। भाई शाबाश, गुड, एनर्जी बनी हुई है सभी की, अभी तक मजा आ रहा बेल पढ़ने में है। Superintendent of jail where the accused person is detained on the completion of 1/2 or 1/3 of the period, the mention of subsection 1 as the case may be shall forthwith make an application in writing to the court to the proceeding under section 1 for the release of such person on bail। तो जैसे किसी का अंडर ट्रायल है और 1/2 उसका पीरियड हो जाता है या 1/3 पीरियड हो जाता है, तो जेल सुपरिंटेंडेंट जो होता है ना, वो भी एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट में कि भाई ये व्यक्ति अभी ट्रायल में चल रहा है और इसकी आधी सजा हो चुकी है ट्रायल में ही, इसका मतलब इसको छोड़ दिया जाए। जो डीएलए से वगैरह हो जाते हैं ज्यादातर इन्हीं चीज यहीं तो पहुंचते हैं, जिनकी 1/2 या 1/3 हो जाती है वहीं पहुंच जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन लगाने। चलो कल हम रेगुलर बेल पढ़ेंगे 480।